हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी है वो भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो देखिए, आज जो हम पढ़ने वाले हैं, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा? फ्रिक्शन फोर्स। हम किसके बारे में पढ़ेंगे? फ्रिक्शन फोर्स के बारे में। यानी ये फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। फ्रिक्शन फोर्स के बारे में कि फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, किस प्रकार से ये काम करता है, किस प्रकार से हम किसी ऑब्जेक्ट के बीच में, दो ऑब्जेक्ट के बीच में, जिस ऑब्जेक्ट की दो दो सरफेस है वो कांटेक्ट में है, इसके बीच में किस प्रकार से फ्रिक्शन आएगा, कितना आएगा, किस प्रकार से वो काम करेगा, उसके बारे में पढ़ेंगे। फ्रिक्शन फोर्स के बारे में पढ़ने से पहले हम पढ़ रहे हैं फ्रिक्शन फोर्स के। देखिए, आज जो हम पढ़ेंगे, देखो सबसे पहले हमने बात की कि फ्रिक्शन फोर्स पढ़ेंगे। तो फ्रिक्शन फोर्स में से पहले हम ये देख लेते हैं कि ये फोर्स जो है ये क्या होता है, फोर्स। ठीक है, तो देखिए, आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एक तो फोर्स के बारे में, एक तो होगा अपना फोर्स, और दूसरा हम पढ़ेंगे कि फोर्स का ही पार्ट है जिसको हम बोलेंगे फ्रिक्शन फोर्स। तो देखिए, फ्रिक्शन फोर्स समझने से पहले हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं फोर्स की, कि ये फोर्स क्या होता है, किस प्रकार से फ्रिक्शन फोर्स बना, किस प्रकार से फ्रिक्शन फोर्स वर्क करेगा। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फोर्स की। तो फोर्स क्या होता है, हमने जब एनएलएम पढ़ा था उस समय हमने चर्चा की थी कि जो न्यूटन का सेकंड लॉ है, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, उसमें हमने देखा था कि जो फोर्स है उसकी वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आई थी, या फिर मैं बोलूं कि जो फोर्स है उसका इक्वेशन हमारे पास क्या निकल के आया था, F इक्वल टू एम ए। F इक्वल टू एम ए। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसको हम वेक्टर में रिप्रेजेंट करेंगे, तो F है और ये लो ए। ये हमारे पास फोर्स की इक्वेशन आई थी, F इक्वल टू एम ए। यहां से इसकी यूनिट क्या आई थी, अपने पास यूनिट थी, वो क्या थी, एक तो हमने लिखा था न्यूटन, यानी इसकी जो ऐसा यूनिट होती है फोर्स की वो क्या होती है, न्यूटन। और अगर हम निकालना चाहिए तो यहां से इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, F इक्वल टू एम ए है। एम का मतलब मास है, तो मास को हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं, केजी में, और ए एक्सेलरेशन, मतलब इसको कैसे करेंगे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसकी यूनिट निकल के आई थी हमारे पास। अगर हम उसी को देखें तो इसको देखो मैथमेटिकली डेफिनेशन क्या बोलती है इसकी, फोर्स इज द पुश और पुल एक्ट ऑन ए ऑब्जेक्ट, यानी किसी ऑब्जेक्ट को पुश करना और पुल करना, ये क्या है, फोर्स। देखो, फोर्स इज पुश और पुल एक्ट ऑन ऑन एन ऑब्जेक्ट दैट कैन चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन। पुल और पुश है, वही क्या है, फोर्स है, जो क्या कर सकता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट जो है, वो मोशन की जो स्टेट है उसको चेंज कर सकता है, और साथ में क्या कर सकता है, सेफ भी चेंज कर सकता है। अब देखिए, देखो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये अभी हमने पढ़ा कि फोर्स है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसको हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर देंगे, और ये कि न्यूटन हो गया, और दूसरा इसका जो हमारे पास आ गया केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। सेकेंड स्क्वायर ये आ गया, यानी केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसकी यूनिट आ गई अपने पास। ठीक है, यानी फोर्स क्या होगा, किसी भी ऑब्जेक्ट को पुल करना और पुश करना, ताकि वो क्या कर सके, ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ मोशन जो है उसको चेंज कर सके, या फिर सेफ को चेंज कर सके। यानी फोर्स जो है वो सेफ को भी चेंज कर सकता है, स्टेट ऑफ मोशन को भी चेंज कर सकता है। देखिए, फोर्स जो वो किस किस पे इफेक्ट करता है, वो देखिए, फोर्स जो है वो किस किस पे इफेक्ट करता है, फोर्स जो है वो कैन मूव ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में, उसको क्या करवा सकता है, वो मूवमेंट करवा सकता है, यानी उसको मोशन दे सकता है। कोई भी ऑब्जेक्ट जो रेस्ट में है, स्टेशनरी है, उसको क्या करवा सकता है, मोशन दे सकता है, यानी कैन मूव एन स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, मूव करवा सकता है। स्टॉप एंड मूविंग ऑब्जेक्ट, फोर्स जो है वो जो ऑब्जेक्ट मोशन में है उसको क्या कर सकता है, रोक सकता है। और अगला, चेंज इन द स्पीड और डायरेक्शन, कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, उस ऑब्जेक्ट जो वो ऑब्जेक्ट जिस स्पीड से चल रहा है उस स्पीड को वो चेंज कर सकता है, और क्या कर सकता है, डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, और साथ क्या कर सकता है, सेफ ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की सेफ को चेंज कर सकता है, ऑब्जेक्ट की सेफ को चेंज कर सकता है। यानी ऑब्जेक्ट जो फोर्स जो है वो क्या क्या करवा सकता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसको मोशन दे सकता है, मोशन में है तो उसको रेस्ट में ला सकता है, यानी उसकी स्टेट को चेंज कर सकता है। दूसरी, चेंज इन स्पीड, स्पीड को चेंज कर सकता है,
मतलब जैसे मान लीजिए पहले कोई ऑब्जेक्ट चल रहा था, वो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा था, उस पर कुछ वो फोर्स अप्लाई करके हमने 8 मीटर पर सेकंड की स्पीड कर दी, यानी स्पीड का क्या कर दिया हमने, चेंज कर दिया। तो ये भी कौन कर सकता है, फोर्स कर सकता है। साथ ही हम डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट जो है, कोई ऑब्जेक्ट है वो इधर जा रहा था, हमने इस पे इधर फोर्स अप्लाई करके उसकी डायरेक्शन जो है वो इधर कर दी, एंड डायरेक्शन को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। या फिर मैं बोलूं कि इसकी डायरेक्शन क्या कर दी हमने, इस प्रकार से कर दी। ये ऑब्जेक्ट इधर जा रहा था, हमने इतना फोर्स लगाया कि इसकी डायरेक्शन ये वाली होगी, ठीक है। फिर देखिए जो ये फोर्स होते हैं कितने टाइप के होते हैं, तो बहुत सारे फोर्स होते हैं, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स हो गया, फ्रिक्शन फोर्स हो गया है, अपने पास ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, इस प्रकार से बहुत सारे फोर्स है अपने पास, ठीक है। अब देखो फोर्स को यदि हम डिवाइडेशन करें तो दो पार्ट में हम कर सकते हैं, एक वो फोर्स जो कॉन्टेक्ट फोर्स है और एक वो फोर्स जो नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स है। कॉन्टेक्ट फोर्स का मतलब कि ऐसा फोर्स जो हम कॉन्टेक्ट करके, यानी उसको कॉन्टेक्ट में लेके ही लगा सकते हैं। जैसे फ्रिक्शन फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स जो है वो दो ऑब्जेक्ट जब कॉन्टेक्ट में आएंगे तब ही क्या करेगा, काम करेगा, वरना वो काम नहीं करेगा। यानी जब भी दो ऑब्जेक्ट की सरफेस आपस में कॉन्टेक्ट में आएंगे तो ही फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा, वरना नहीं करेगा। दूसरा टेंशन, टेंशन का मतलब है कि जब तक हम ऑब्जेक्ट को या टेंशन किस में मान ले, हम रस्सी में मान लो, मान लीजिए, तो जब तक हम रस्सी को किसी ऑब्जेक्ट या रस्सी से किसी ऑब्जेक्ट को ना बांध दें, या फिर मैं बोलूं कि रस्सी को हम जब तक खींचे नहीं, उसको खींचे नहीं, यानी उसमें पकड़ करके हम नहीं खींचे, ऐसे नहीं जादू से खींचने लग जाए, उसको जादू से तो नहीं खींचा जाएगा वो, तो जब तक हम पकड़ के उसको खींचे नहीं, यानी उसको में कांटेक्ट कराना ही पड़ेगा, उस यदि उस पर हमें टेंशन लेके आना है या उस पर फोर्स लगाना ही पड़ेगा, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, अपने को कांटेक्ट कराना पड़ेगा। एक होता है नॉर्मल, नॉर्मल जो फोर्स लगे, देखो हम जो बात करेंगे फ्रिक्शन में वो इसी पे टिकी है पूरी बातें। अगर आपको नॉर्मल आ गया, अगर हम नॉर्मल निकाल सकते हैं तो फ्रिक्शन फोर्स तो एकदम इजी है, फ्रिक्शन फोर्स तो फिर क्या हो जाएगा, म्यू एन हो जाएगा। बस ये एन निकालना है, यही हमारी काल क्या है, यही सीखना बस, ये एन कैसे निकालते हैं, यानी मेन काम किसका हो गया, नॉर्मल का। तो नॉर्मल फोर्स क्या होगा, ये हमेशा क्या लगेगा, सरफेस के परपेंडिकुलर, जिस भी सरफेस पे किसी ऑब्जेक्ट को रखे, जैसे मान लीजिए ये सरफेस है, इस पे मैंने ये पेन रखा है इसे, तो पेन और ये सरफेस दोनों के आगे, हमारी हथेली जो है, पेन और हथेली दोनों के आगे कांटेक्ट में आ गई, तो ये फ्रिक्शन फोर्स है, ये भी क्या हो गया, कांटेक्ट फोर्स हो गया, ठीक है। यानी नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल क्या हो गया, कांटेक्ट फोर्स हो गया। एयर रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस का मतलब ये भी क्या है कि कांटेक्ट फोर्स है। एयर रेजिस्टेंस, एयर में कोई, जैसे मान लीजिए हम देखते हैं कि सामने से हवा आ रही है और हम बाइक पे सामने से जा रहे हैं, यानी जैसे मान लीजिए हम चल रहे हैं, उसके सामने से हवा आ रही है, तो हमें क्या महसूस होगा कि हवा हमें रोक रही है। क्यों रोक रही है, क्योंकि एयर में क्या है, फ्रिक्शन है। तो वो भी क्या होगा, जब तक हवा हमसे टकराएगी नहीं तब तक हमें नहीं रोकेगी, तो इसका मतलब क्या है, कांटेक्ट फोर्स है। अगला नॉन कांटेक्ट फोर्स कौन सा है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, ये जरूरी नहीं कि हम जमीन पे रहें तो ही हमारे पे फोर्स लगेगा, हम छत पे हैं तो भी लग रहा है, हम छत से कूद रहे हैं तो भी लग रहा है, हम किसी ये मानो कि कुछ ऊंचाई पे हैं, किसी टावर पे है, तो भी हमारे पास, हमारे को क्या लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, यानी हमारे पे क्या लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, नॉन कांटेक्ट फोर्स है, इसमें कांटेक्ट होने की जरूरत नहीं, ये नहीं है कि कांटेक्ट में नहीं लगेगा, कांटेक्ट में लगेगा, आप जमीन पे आके खड़े हो जाओगे, धरती पे खड़े हो जाओगे, है ना, तो भी ये लगेगा। इसका मतलब ये है कि ये नॉन कांटेक्ट फोर्स है। नॉन कांटेक्ट का मतलब इसको जरूर नहीं कि आप कांटेक्ट में ही रहो, अगर कांटेक्ट में नहीं हो तो भी अर्थ आपको क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी, यानी अर्थ आप पे फोर्स लगाती रहेगी, जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में भी जरूरी नहीं कि जो दो चार्ज के बीच में लगता है, देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो दो चार्ज के बीच में लगता है, जैसे चार्ज Q1 ले लिया और Q2 ले लिया, तो जरूरी नहीं इस चार्ज को हम क्या करें, कांटेक्ट में ही रखें। ये जितनी दूर दूर है तो भी इस पे क्या कर रहा है, फोर्स लगा, जैसे जैसे इसको नजदीक लाते जाएंगे वैसे वैसे इसकी फोर्स की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी। लेकिन फोर्स के अगर हम इसको कांटेक्ट में ना रखें तो भी क्या लगेगा, इसमें फोर्स लगेगा। इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स, यानी हमने कुल मिला के ये देखा कि जो फोर्स है वो दो टाइप से हम डिवाइड कर सकते हैं, जितने भी फोर्स हैं उनको दो टाइप से हम डिवाइड कर सकते हैं। फोर्स बहुत सारे, तो देखिए दो टाइप से कैसे डिवाइड करेंगे, एक तो डिवाइड कर लेंगे हम कांटेक्ट फोर्स, यानी एक तो वो फोर्स जो कांटेक्ट पे लगने के बाद, यानी कांटेक्ट होने के बाद ही काम करता हो, एक तो वो फोर्स हो गया, और दूसरा नॉन कांटेक्ट फोर्स हो गया, ठीक है। कांटेक्ट फोर्स में हमने देखा कि फ्रिक्शन फोर्स है, कांटेक्ट फोर्स है, टेंशन फोर्स है, कांटेक्ट फोर्स है, और नॉर्मल है वो भी क्या है, कांटेक्ट फोर्स है, और ये रेजिस्टेंस है एयर का, ये भी क्या है, कांटेक्ट फोर्स है। नॉन कांटेक्ट में क्या आ गया, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसमें जरूरत नहीं कि दोनों ऑब्जेक्ट क्या हो, जैसे अर्थ और कोई ऑब्जेक्ट दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में हो सकता है कि दोनों के बीच में कुछ गैप हो, तो भी क्या करेगा, ये ग्रेविटेशनल फोर्स उस पे लगेगा, ठीक है। ये और दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और तीसरा अपने पास है मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। तो ये तो बात हुई हमारे पास फोर्स की, यानी फोर्स क्या होता है, किसी ऑब्जेक्ट को धक्का देना या उसको खींचना, ये क्या है, फोर्स है। फोर्स क्या क्या काम कर सकता है,
अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसको मोशन में ला सकता है, मोशन में तो उसको रेस्ट में ला सकता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो उसकी स्पीड को इंक्रीज कर सकता है, उसकी स्पीड को डिक्रीज भी कर सकता है, ठीक है। और उसकी जो ऑब्जेक्ट है उसकी सेफ एंड साइज को चेंज भी कर सकता है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट लिया, आपने उसको दबा दिया तो उसकी सेफ एंड साइज क्या हो सकती है, चेंज भी हो सकती है, ठीक है। यानी ये काम कर सकता है कौन, फोर्स। फिर हमने कॉन्टेक्ट और नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स पढ़ा। अब देखिए हम बात कर रहे थे, ये तो बात सब पूरी किसकी हुई है, फोर्स की बात हुई है कि फोर्स क्या होता है, किस प्रकार से फोर्स के बारे में हम पढ़ेंगे, वो वाली हमने बात की, ठीक है। तो ये हमने फोर्स के बारे में जाना सब बातें, ठीक है। ये नॉर्मल बातें थी जो एक फोर्स की जनरली हमें जाननी थी। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो मेन फोर्स ये पढ़ने वाले हैं। यानी कौन सा फोर्स पढ़ने वाले, कांटेक्ट फोर्स पढ़ने वाले। और कांटेक्ट में कौन सा, फ्रिक्शन फोर्स। ये अलग ही फोर्स है अपने पास, ये कि फ्रिक्शन मतलब अलग क्या, अलग से इसको पढ़ रहे हैं अपन, है ना। तो ये फ्रिक्शन फोर्स है जो है कांटेक्ट फोर्स, ठीक है। अब देखो ये फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, किस प्रकार से वर्क करता है वो देखेंगे हम। फ्रिक्शन फोर्स, तो सबसे पहले तो बता दूं मैं आपको कि फ्रिक्शन फोर्स है वो दो टाइप के होते हैं, एक तो स्टैटिक और एक होता है काइनेटिक। एक तो होता है स्टैटिक फ्रिक्शन और एक होता है काइनेटिक। काइनेटिक फ्रिक्शन यानी एक तो हो गया स्टैटिक और एक क्या हो गया, काइनेटिक। एक तो स्टैटिक हो गया और एक क्या हो गया, काइनेटिक। अब हम समझते हैं कि स्टैटिक क्या होता है, काइनेटिक क्या होता है, और उससे पहले हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं फ्रिक्शन फोर्स की, जो कॉमन बात है दोनों के लिए। अब देखो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रिक्शन फोर्स की। कैसे समझते हैं इसको, इसको हम ऐसे समझते हैं, मान लीजिए ये एक सरफेस है, हो सकता है ये ऑब्जेक्ट की सरफेस हो सकता है ये अर्थ की सरफेस हो, लेकिन ये कोई सरफेस है, रफ सरफेस मान लेते हैं इसको, ठीक है। ये एक रफ सरफेस है अपने पास, इस पे हमने एक ऑब्जेक्ट रखा। इस पे जैसे ही हम ऑब्जेक्ट रखेंगे, मान लीजिए उसका मास m है, ऑब्जेक्ट रखेंगे, तो ये ऑब्जेक्ट की सरफेस और ये नीचे वाली सरफेस दोनों क्या आएंगी, कांटेक्ट में आएंगे। ऑब्जेक्ट की सरफेस और ये क्या नीचे वाली जो सरफेस है, ये अर्थ की सरफेस हो सकती है कि किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की सरफेस हो सकती है, ठीक है। ये रफ सरफेस है, ये दोनों क्या आएंगे, आपस में कांटेक्ट में आएंगे। जैसे ही ये कांटेक्ट में आएंगे, जैसे ये कांटेक्ट में आएंगे तो इनके बीच में क्या होती है, इंटरलॉकिंग होती है। इनके बीच में क्या हो गई, इंटरलॉकिंग हो गई, ऐसा हम समझते हैं। यानी इन दोनों ऑब्जेक्ट की सरफेस के बीच में क्या हो गई, इंटरलॉकिंग हो गई अपन, ये इंटरलॉकिंग हो गई। इंटरलॉकिंग मतलब समझते हो, जैसे ये हो गई इंटरलॉकिंग, ऐसे ये ऐसे चल रही है और दूसरा ले लेता हूं मैं ये वाला, यानी इंटरलॉकिंग ये होगी इस प्रकार से। अब देखो इसको हम आगे खिसकाएं, नीचे वाले को पकड़ के इसको आगे खिसकाएं तो क्या आसानी से चला जाएगा। ये क्या करेगा, हम जो फोर्स लगा रहे हैं, हम इसको आगे की तरफ खिसकाना चाह रहे हैं, उसका क्या करेगा, विरोध करेगा। यानी जो हम फोर्स लगाएंगे उसको क्या करेगा, अपोज करेगा ये। अब देखो ये जो इंटरलॉकिंग होती है, ये इंटरलॉकिंग किस प्रकार से होगी, कैसे ये वर्क करेगी, इसको हम समझते हैं। आप तो इतना समझो ये फ्रिक्शन फोर्स क्या है कि ये जो हम मोशन इसको देना चाह रहे हैं फोर्स के बाद, यानी इस पे हमने फोर्स अप्लाई किया, इसको हम मोशन में लेके आना चाह रहे हैं, तो ये मोशन में आना नहीं चाह रहा, वही क्या है, इसकी वजह फ्रिक्शन है, ठीक है। और कैसे हुआ वो, वह इस प्रकार से हुआ कि नीचे वाली जो सरफेस थी और इसकी सरफेस, दोनों सरफेस कांटेक्ट में आते ही उसके बीच में इंटरलॉकिंग हो गई। अब यदि हम उसको क्या बोलते हैं, रिलेटिव मोशन करवाना चाहेंगे तो वो क्या करेगी, एक दूसरे को उस रिलेटिव मोशन का क्या करेगी, विरोध करेगी, और वो विरोधी क्या होगा, अपने पास फ्रिक्शन होगा। फिर मैं यह बोलूं या फिर मैं ऐसे बोलूं कि इस पे मैंने इधर से एक फोर्स लगाया, एफ फोर्स लगाया। अब ये चल रहा है या नहीं चल रहा, वो बात बाद की है। पहले हम ये देख लेते हैं, इस पे मैंने फोर्स लगाया तो ये ऑब्जेक्ट पे इधर से एक फोर्स जनरेट हो जाता है जिसको हम बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स, एफ फ्रिक्शन फोर्स, जो क्या करता है, इस फोर्स का विरोध करता है, ठीक है। अब देखो ये जो फ्रिक्शन फोर्स, ये समझ में आया कि जब दो ऑब्जेक्ट की सरफेस कांटेक्ट में आती है तो उसका जो रिलेटिव मोशन होता है, उसको जो अपोज करता है या फिर मैं बोलूं उसका विरोध करता है, वो क्या है, फ्रिक्शन फोर्स। यानी जितना हमने फोर्स लगाया उस फोर्स से जो एक्सेलरेशन इसमें आना चाहिए था वो एक्सेलरेशन नहीं आ रहा। भाई जितनी इसको स्पीड मिलनी चाहिए थी, जितना हमने फोर्स लगाया वो स्पीड नहीं मिल पा रही। इसका मतलब जो खर्च हो गया फोर्स, वो किसके कारण हुआ, फ्रिक्शन के कारण, ठीक है। ऐसे समझ सकते हैं। अब देखिए इस फ्रिक्शन को हम कैसे समझते हैं। ये जो फ्रिक्शन लगेगा ये किस पे डिपेंड करेगा, नॉर्मल पे। यानी फ्रिक्शन फोर्स है वो किस पे डिपेंड करेगा, नॉर्मल पे। बस इस पूरे टॉपिक में फ्रिक्शन फोर्स में यदि हम नॉर्मल निकालना सीख जाएं तो फ्रिक्शन हम आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि फ्रिक्शन निकालने में हमारे को कोई ज्यादा कठिनाई नहीं होनी, केवल और केवल नॉर्मल हमारे को निकालना होता है कि नॉर्मल किस प्रकार से हम निकाल पाएंगे। अगर हमारे को नॉर्मल पता चल जाए तो फ्रिक्शन फोर्स ईजी हो जाता है। तो हमें अब क्या सीखना है,
केवल नॉर्मल निकालना सीखना है, और नॉर्मल को फिर हम फ्रिक्शन फोर्स में अप्लाई करके और फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू निकाल देंगे। हाँ, एक बात और, ये फ्रिक्शन फोर्स जो है ना, ये सेल्फ एडजस्टेबल है, मतलब बड़ा समझदार है, अपनी एनर्जी लॉस नहीं करता। जैसे कैसे नहीं करता वो हम समझते हैं एक एग्जांपल से। मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है और ये अपने पास क्या है, एक सरफेस है, मान लीजिए कोई सरफेस है, ये इंटरलॉकिंग हो गई इसकी, इधर से हमने एक फोर्स लगाया F, इधर से क्या लगाया, फोर्स F लगाया। तो जरूरी नहीं कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू वही लगे। मान लीजिए ये फोर्स की जो वैल्यू है, ये फोर्स की जो वैल्यू है, ये यदि फ्रिक्शन फोर्स से कम है, ये फोर्स की जो वैल्यू है ये फ्रिक्शन फोर्स से कम है, वो फ्रिक्शन फोर्स हम निकालेंगे तो बताएंगे कैसे निकालते हैं, लेकिन हम ये समझ रहे हैं कि अगर ये फोर्स है जो हमने अप्लाई किया वो फ्रिक्शन फोर्स से कम है, तो ऑब्जेक्ट तो नहीं चलेगा। ये जो फोर्स है जो हमने अप्लाई किया, अगर ये फ्रिक्शन फोर्स से कम है तो ऑब्जेक्ट तो नहीं चलेगा। इसका मतलब ये जो फ्रिक्शन फोर्स है ये इस फोर्स से ज्यादा है, और ज्यादा है तो फिर ये क्या होना चाहिए, समझो, ये फ्रिक्शन फोर्स इधर लग रहा है, हम फोर्स इधर लगा रहे हैं, इसका मतलब एक फोर्स इधर लग रहा है मान लीजिए 5 न्यूटन का सपोज, और एक इधर लग रहा है कितना, 10 न्यूटन का, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट को किधर चलना चाहिए, इधर 10 न्यूटन है। यानी अगर फ्रिक्शन फोर्स बड़ा है, सॉरी फ्रिक्शन फोर्स उल्टा लिख दिया, इसको उल्टा लिख दिया, सॉरी, मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर ये छोटा है फ्रिक्शन से, फ्रिक्शन फोर्स बड़ा है, ये छोटा है फ्रिक्शन से F, हमने कम लगाया है ना, तो इसको ऐसे लिखेंगे, फ्रिक्शन फोर्स जो है वो बड़ा है और हमने जो अप्लाई किया वो फोर्स छोटा है, इसका मतलब वो चल नहीं पाएगा, यानी ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा। अब मैं ये कह रहा था कि अगर ये बड़ा है तो इधर ज्यादा फोर्स हो गया ऑब्जेक्ट पर, इधर क्या हो गया, कम फोर्स हो गया। जैसे मान लो इधर 5 न्यूटन हो गया सपोज, और इधर हो गया 10 न्यूटन, तो ऑब्जेक्ट को किधर चलना चाहिए, ऑब्जेक्ट जाना चाहिए इधर 10 न्यूटन की तरफ, लेकिन ऐसा नहीं होता। बस ये बात समझनी है अपने को, ऐसा क्यों नहीं होता, क्योंकि ये फोर्स जो है ये सेल्फ एडजस्टेबल है। सेल्फ एडजस्टेबल का मतलब है, मान लीजिए हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, ये इसकी सरफेस है, इधर से हमने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, और मैं ये कहूं कि इसमें जो है जो फ्रिक्शन फोर्स है वो मैक्सिमम लगता है 10 न्यूटन का। ठीक है, थोड़ा सा और समझते हैं इसको। इसमें जो फोर्स है फ्रिक्शन फोर्स वो कितना है, 10 न्यूटन। जैसे ये 10 न्यूटन है तो मान लीजिए मैं इधर से 2 न्यूटन का फोर्स लगाऊं, तो इसमें फ्रिक्शन फोर्स कितना जनरेट होगा, इसमें फ्रिक्शन फोर्स कितना जनरेट होगा, देखो इसमें फ्रिक्शन फोर्स जनरेट होगा 2 न्यूटन का। कुछ समझ में है? अगर फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू ज्यादा है और हम जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो फोर्स फ्रिक्शन फोर्स से कम है, तो फ्रिक्शन फोर्स उसके इक्वल ही लगेगा। ये नहीं कि जितना उसके पास है, जितनी उसकी मैक्सिमम वैल्यू वो पूरी अप्लाई कर देगा, नहीं। इसका मतलब क्या है कि अगर ऑब्जेक्ट पे यदि हम फोर्स ना लगाएंगे तो फ्रिक्शन फोर्स जनरेट नहीं होगा। यानी हम ऑब्जेक्ट पे फोर्स ही अप्लाई नहीं करेंगे तो फ्रिक्शन फोर्स जनरेट नहीं होगा। यानी जब तक हम इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई नहीं करें तब तक इसमें फ्रिक्शन जनरेट नहीं होगा, और फिर होगा तो भी अपनी मैक्सिमम वैल्यू का तो नहीं होगा, अपनी मैक्सिमम वैल्यू का तो नहीं होगा। वो डिपेंड करेगा, यदि हम मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा या मैक्सिमम वैल्यू के बराबर अप्लाई कर रहे हैं कोई फोर्स, यानी अप्लाइड फोर्स अपना उसके बराबर या उससे बड़ा है, तो ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू ले लेगा। अगर अप्लाइड फोर्स मैक्सिमम वैल्यू से कम है, अप्लाइड फोर्स मैक्सिमम वैल्यू से कम है, तो फिर जितना हम अप्लाई कर रहे हैं उतना ही फ्रिक्शन लगेगा। ठीक है, तो इस फ्रिक्शन में हमारे को यह चीज भी देखनी है कि जितना हम फोर्स लगा रहे हैं वो फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा है या फिर कम है। अगर कम है तो उसके बराबर ही फ्रिक्शन लगना है। ठीक है, अब देखो इसको देखते हैं अपन और समझते हैं। चलो देखो, अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो फ्रिक्शन के बारे में, उसको सुनो। देखो मैंने क्या कहा आपको कि ये जो फ्रिक्शन फोर्स है किस पे डिपेंड करता है, नॉर्मल पे। यानी फ्रिक्शन फोर्स किस पे डिपेंड करेगा, नॉर्मल पे। ये फ्रिक्शन फोर्स जो है ये किस पे डिपेंड करेगा, फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड करेगा नॉर्मल पे। ठीक है, फिर हम पढ़ रहे थे एक तो काइनेटिक फ्रिक्शन और एक स्टैटिक फ्रिक्शन। एक काइनेटिक फ्रिक्शन और एक
स्टैटिक फ्रिक्शन। देखो काइनेटिक फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन को कैसे लिखते हैं, पहले मैं स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करूं तो स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है उसमें एफ स्टैटिक इक्वल या स्मॉल म्यू स्टैटिक एन। ये म्यू क्या होता है, ये म्यू होता है इस सरफेस की नेचर, ये जो सरफेस है इसकी नेचर है। नेचर का मतलब इन दोनों के बीच में ये फ्रिक्शन कांस्टेंट है म्यू एस, जब ऑब्जेक्ट रुका हुआ है। अगर हम स्टैटिक की बात करें तो स्टैटिक में क्या आ जाएगा, एफ जो है वो इक्वल हो जाएगा म्यू स्टैटिक, सॉरी काइनेटिक के लिए क्या हो जाएगा म्यू के एन। यानी फर्क क्या आया, फ्रिक्शन जो है वो अपने पास ये है। अगर हम इसको थोड़ा सा और आगे ऐसे लिख दें एफ इक्वल टू म्यू एन, एफ इक्वल टू म्यू एन। यदि हम यहाँ स्टैटिक ले लें तो स्टैटिक फ्रिक्शन हो गया और काइनेटिक ले लें तो काइनेटिक फ्रिक्शन हो गया। लेकिन एक बात ध्यान रखनी, अगर ये फ्रिक्शन की वैल्यू अप्लाइड फोर्स से ज्यादा है तो जितना हमने अप्लाई किया उतना ही फ्रिक्शन लगेगा। इसका मतलब ये लेस देन और इक्वल होगा, यानी ये लेस देन और इक्वल होगा, लेस देन और इक्वल होगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन कब तक हम मानेंगे, काइनेटिक फ्रिक्शन आप कब तक मानेंगे। तो देखिए ये मान लीजिए हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इस सरफेस पे, ये एक ऑब्जेक्ट है जिसको हमने इस सरफेस पे रख दिया। अब देखो मान लेते हैं इसका मास है वो 5 kg है, इसका मास कितना है 5 kg, और यहाँ पे जो म्यू एस की वैल्यू है वो मान लीजिए हमारे पास है 0.2, कितनी है 0.2, इसको ऐसे लिख दूं 0.2, यानी स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है 0.2, मास कितना है 5 kg, मास कितना है 5 kg। ठीक है, अब मान लीजिए मैं इधर से एक फोर्स अप्लाई करूं एफ, एफ ही लिखा मैंने, वैल्यू नहीं ली, क्योंकि अभी हम क्या कर रहे हैं जो फ्रिक्शन होता है क्या उसको समझ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए अब मैं ये बोलूं कि इसमें फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, तो आप कहोगे कि म्यू और एन हो सकती है। एन क्या होगा, नॉर्मल होगा, नॉर्मल होगा इसका मतलब नॉर्मल निकालने का सीधा सा फंडा है कि जो भी सरफेस है जिसका आप नॉर्मल निकालना चाह रहे हो, नॉर्मल हमेशा उस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। जैसे मान लीजिए सरफेस ये है तो इसका नॉर्मल इस प्रकार से, सरफेस ये है तो इसका नॉर्मल इस प्रकार से, यानी ये नॉर्मल जो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर रहेगा, नॉर्मल जो है वो सरफेस के परपेंडिकुलर रहेगा। ठीक है, तो अब देखिए सरफेस के परपेंडिकुलर अपने पास नॉर्मल है, तो देखो इस पे जो नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है उसी के कारण ऊपर की तरफ नॉर्मल आएगा। इस पे नीचे की तरफ फोर्स कितना लग रहा है 5G लग रहा है, या फिर मैं इसको बोल दूं 50 न्यूटन लग रहा है, ये लग रहा है 50 न्यूटन। नीचे तरफ क्या लगेगा mg, और mg कितना है, देखो m तो 5 है और g की वैल्यू हमने मान ली 10, तो कितना हो गया 50 न्यूटन। ऊपर क्या लगेगा n, यानी यहां से हम यदि फ्रिक्शन देखें f की वैल्यू तो क्या निकल के आती है अपने पास f म्यू और n, म्यू n, म्यू कितना है इसका 0.2 मल्टीप्लाई n की वैल्यू, देखो mg n को बैलेंस कर रहा है, इसका मतलब n की वैल्यू किसके बराबर होगी mg की। तो देखो हर बार n की वैल्यू mg के इक्वल नहीं लेंगे, बस यही गलती करते हैं, क्योंकि हम इतना पढ़ते पढ़ते क्या करते हैं, देखो फ्रिक्शन फोर्स किसके इक्वल हो जाएगा म्यू mg के, लेकिन ये किसी एक पार्टिकुलर कंडीशन के लिए ही है। जैसे सरफेस इंक्लाइन आ गई तो फिर ये अप्लाई नहीं होगा, हो सकता कि फोर्स किसी अलग डायरेक्शन में लग गया तो भी अप्लाई नहीं होगा। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि नॉर्मल जो वो सरफेस के परपेंडिकुलर होगा जिसको हमें निकालना होगा। ठीक है, म्यू एन, एन कितना आ गया 50, ये लो, तो इसका मतलब ये कितना आ गया 10 न्यूटन। इसका मतलब क्या है कि इस ऑब्जेक्ट पे आप 10 न्यूटन तक फोर्स लगाओगे तब तक ये रेस्ट में ही रहेगा। इसका मतलब क्या है, जैसे हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई 10, ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट पे जो हमारे पास 5 kg का था और इस पे म्यू की वैल्यू जो थी वो 0.2 थी, 0.2 थी, ये जो अपने पास एक ऑब्जेक्ट था 5 kg का,
ये लो, इसमें म्यू की वैल्यू क्या थी, 0.2 थी। इधर से एफ लगा रहे थे हम, जिसकी वैल्यू हमने लिखी नहीं थी। यहां से हमने एफ मैक्सिमम क्या निकाल लिया, यानी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या निकाली थी, 10 न्यूटन। मैक्सिमम क्या निकाली थी, 10 न्यूटन, ये वाले। ठीक, अब जो हम समझाना चाह रहे थे उस पर ध्यान दो। हम ये कह रहे थे कि इसमें मैक्सिमम है 10 न्यूटन का फ्रिक्शन। मतलब ये कि मान लीजिए आपने इस ऑब्जेक्ट पे 2 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो फ्रिक्शन पागल नहीं है, वो भी क्या करेगा, 2 न्यूटन का फोर्स लगाएगा। यानी आपने अप्लाइड फोर्स जो है वो 2 न्यूटन किया, तो ये जो फ्रिक्शन है ये भी फ्रिक्शन। ठीक है, इसको मैं एफ लिख देता हूं, कैपिटल एफ, जो अप्लाइड फोर्स है कैपिटल एफ, और फ्रिक्शन को मैंने लिख दिया स्मॉल एफ से। ठीक है, तो ये क्या करेगा, जैसे हमने इस ऑब्जेक्ट पे 2 न्यूटन का फोर्स लगाया, चलेगा तो नहीं, लेकिन फ्रिक्शन भी 10 न्यूटन नहीं लगेगा। इसका मतलब अगर मैं इस पे फोर्स ही ना लगाऊं, भाई फ्रिक्शन तो 10 न्यूटन है, अगर मैं इस पे फोर्स ही अप्लाई ना करूं तो फ्रिक्शन वैसे ही जनरेट नहीं होगा। मतलब समझ रहे हो कि अप्लाइड फोर्स होगा तो फ्रिक्शन होगा, अगर अप्लाइड फोर्स 0 तो फ्रिक्शन भी क्या होगा, 0 होगा। इसका मतलब इस पे मैं फोर्स ही अप्लाई ना करूं तो ये रेस्ट में तो रहेगा, लेकिन इसमें फ्रिक्शन भी जनरेट नहीं होगा। जैसे मैंने 2 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया तो ये भी क्या करेगा, 2 न्यूटन का। फिर मैं क्या किया, मान लीजिए 3 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया तो ये भी क्या करेगा, 3 न्यूटन का। मान लीजिए मैंने 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया तो ये भी क्या करेगा, 5 न्यूटन का। मान लीजिए मैंने 9 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया तो ये भी क्या करेगा, 9 न्यूटन। मान लीजिए मैंने 10 न्यूटन कर दिया तो ये भी क्या करेगा, 10 न्यूटन। अब एक और बात आएगी जिसको ध्यान रखना है, मान लीजिए मैंने 10 न्यूटन अप्लाई किया तो ये भी क्या करेगा, 10 न्यूटन रिस्पॉन्ड करेगा, यानी फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा, 10 न्यूटन लगेगा। लेकिन मैं यदि 11 न्यूटन लगा दूं यहां पे, अब बताओ कितना लगेगा, अब क्या 10 ही लगेगा, नहीं, अब लगेगा 9.99 न्यूटन अप्रोक्स। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो वैल्यू है इससे कुछ कम लगेगा, मान लेता हूं मैं थोड़ा सा कम लगेगा ये वाला वैल्यू। यानी हमें केवल इसको समझना है कि अगर फ्रिक्शन फोर्स 10 न्यूटन था तो जब हम 10 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे तो फोर्स फ्रिक्शन फोर्स भी 10 न्यूटन का रहेगा और ऑब्जेक्ट चलेगा नहीं। जैसे हमने 11 न्यूटन का फोर्स लगाया, अब फ्रिक्शन फोर्स 10 न्यूटन का नहीं रहेगा, कुछ वो कम हो जाएगा, बस ये समझना था। इसका मतलब अब वो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट चलने लग गया। इसका मतलब ऑब्जेक्ट चलने लग गया तो स्टैटिक फ्रिक्शन तो नहीं है अब इसके बीच में। जब तक ये ऑब्जेक्ट रुका हुआ था यहां तक स्टैटिक फ्रिक्शन था। समझना इस बात को कि जब तक ये ऑब्जेक्ट रुका हुआ था 10 न्यूटन तक तो यहां पे स्टैटिक फ्रिक्शन था। जैसे 11 लगा के इसको चला दिया तो ये थोड़ा सा कम करके ये काइनेटिक फ्रिक्शन है। बस इतना यदि आप समझ जाओगे तो आपकी बात, यानी आप क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर दोगे। यही फर्क है काइनेटिक और स्टैटिक फ्रिक्शन में। यानी स्टैटिक फ्रिक्शन जब तक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तब तक हम स्टैटिक फ्रिक्शन बोलेंगे और वो इस प्रकार से लगेगा, सेल्फ एडजस्टेबल होगा। इसका मतलब जो मैंने ये लिखा था ना कि एफ छोटा या इक्वल होगा किसके, म्यू स्टैटिक्स एन के, उस बात का आपको समझाने का तरीका ये था कि आपने 2 न्यूटन लगाया, इसका मतलब देखो फ्रिक्शन फोर्स तो कितना हो रहा था, 10 न्यूटन हो रहा था, लेकिन 2 न्यूटन भी क्या है, फ्रिक्शन फोर्स ही है। तो इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू जो ये वैल्यू इससे भी क्या हो सकती है, कम हो सकती है। कब, जब ऑब्जेक्ट चले नहीं, यानी स्टैटिक फ्रिक्शन की। लेकिन काइनेटिक फ्रिक्शन में ऐसा नहीं होगा। काइनेटिक फ्रिक्शन में जो एक बार लग गया वो लगेगा, इसलिए मैंने लिखा था कि एफ जो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा वो कितना होगा, इक्वल टू म्यू काइनेटिक इंटू एन बेस। और इसको समझने का तरीका ये था, 10 न्यूटन लगाया, इसने भी 10 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स लगाया। जैसे ही हमने 11 न्यूटन किया, इसने जो 10 से कम किया है, यानी अब इसके बीच में लगने लग गया काइनेटिक फ्रिक्शन, और उसकी वैल्यू क्या होगी, स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होगी। क्लियर बात। अब देखो काइनेटिक फ्रिक्शन में हमने ये वाली वैल्यू देखी, पहला एग्जांपल लिया हमने। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं। हमने कहा कि ये ऑब्जेक्ट था, थोड़ा सा और समझते हैं इसको। ये ऑब्जेक्ट था और ये लग रहा है इस पे, ये कांटेक्ट में, तो यहां पे लगेगा फ्रिक्शन। और मैं कहूं कि यहां पे जो म्यू की वैल्यू है वो मान लो आप 0.3। अब मैं क्या करता हूं, चलो मैं इसको एक बार है ना
वैल्यू से समझते हैं, मतलब इसकी डेरिवेशन ही समझते हैं पहले। तो इसको लिख दिया मैंने म्यू एस, म्यू एस। एक फोर्स हमने इधर से लगाया ऐसे, इधर से एक जो फोर्स लगाया, इसकी जो वैल्यू है अपने पास, चलो इसको मैं एंगल मान लेता हूं। ये फोर्स ऐसे था, यानी इसके साथ ये एंगल बना रखा है थीटा। ये एंगल भी ले सकता हूं मैं, एंगल इसका ये भी ले सकता हूं, इधर से भी ये भी ले सकता हूं, ठीक है, दोनों ही हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन किस एंगल पे है, ठीक है। दोनों ही एक होंगे, एक जैसे होंगे, मतलब इक्वल ही होंगे। इधर मैंने फोर्स अप्लाई कर दिया एफ, ये वाला फोर्स है एफ, क्लियर। इसके बीच में जो फ्रिक्शन लगेगा वो कितना होगा, यानी यहां पे हमें निकालना है फ्रिक्शन, फाइंड द फ्रिक्शन फोर्स। फाइंड द फ्रिक्शन फोर्स कैसे निकालेंगे, देखो सिंपल है। पहले तो इसका देखते हैं कि फोर्स कौन कौन से लगे। देखो मैंने कहा था कि एन जो है नॉर्मल, वो एम जी तो नहीं है, यानी हर बार आप लिखोगे एन इक्वल टू एम जी, तो वो हर बार के लिए नहीं है, किसी पार्टिकुलर कंडीशन के लिए। अब इसके लिए वो डायरेक्ट एन इक्वल टू एम जी नहीं होगा, यानी एन निकाल लेंगे तो फ्रिक्शन फोर्स हम अपने से बता देंगे। देखो एन कैसे निकालेंगे, एक तो इसका मास एम है मान लीजिए, तो एम मास के कारण इसके नीचे की तरफ क्या लगेगा, एम जी, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है जिसको हम ऐसे धक्का दे रहे हैं, इस तरीके से फोर्स अप्लाई कर रखा है। इसका मतलब इस फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, जितना फोर्स हमने लगाया वो तो पूरा काम नहीं करेगा क्योंकि एंगल पे है। तो देखो इसको चलाने के लिए, इसको चलाने के लिए देखो इधर जो है ये एफ है, ये थीटा है, तो इधर वाला कंपोनेंट क्या होगा, एफ कोस थीटा। इसका मतलब इसको आगे की तरफ चलाने के लिए जो फोर्स लगेगा वो कौन सा लगेगा, एफ कोस थीटा, एफ कोस थीटा, एफ कोस थीटा, एफ कोस थीटा, ठीक है। और देखो एक दूसरा कंपोनेंट इसका नीचे की तरफ लगेगा, वो क्या होगा, एफ साइन थीटा। यानी फोर्स के दो कंपोनेंट हो गए, एक एफ कोस थीटा और एक एफ साइन थीटा। एफ कोस थीटा इसको चलाने के लिए काम में आएगा, वो चलेगा नहीं चलेगा वो बात की बात है, लेकिन ये एक प्रयास जरूर करेगा। एफ कोस थीटा है, ये इसको चलाने का प्रयास जरूर करेगा, ठीक है। एक फोर्स लग गया नीचे की तरफ, यानी इस ऑब्जेक्ट पे आपने ऐसे दबा के फोर्स लगाया, तो हमें पता है कि एक तो नीचे की तरफ लग रहा है और एक क्या लग रहा है, आगे इसको चलाने के लिए काम में कर रहा है, यानी चलाने का प्रयास कर रहा है। अब चलेगा नहीं चलेगा वो फ्रिक्शन फोर्स पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अब हमें मेन बात किसकी है, नॉर्मल की। ये नॉर्मल लगेगा इस पे एन, क्योंकि सरफेस तो ये है ना, तो सरफेस के क्या होगा, हमेशा परपेंडिकुलर होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर। ये जरूरी नहीं कि सेंटर से हो, ये दाएं बाएं भी हो सकता है, लेकिन अभी जो लगेगा वो सेंटर पे मान के कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको ऐसे मत मानना, इसको ये सेंटर पे ही है, ठीक है। ऊपरी तरफ क्या लग रहा है, एन लग रहा है। समझाने के लिए थोड़ा सा आगे लिया इसको, ताकि आपको दिख जाए कि सरफेस के परपेंडिकुलर, वरना तो इसी लाइन पे हो जाएगा आगे। अब देखो इस पे नॉर्मल जो देखो क्या है, ये पॉइंट है, इस पे एम जी नीचे की तरफ लग रहा है, पॉइंट का मतलब इसे सेंटर पॉइंट उठा लिया मैंने, इस पे एम जी नीचे की तरफ लग रहा है, वो तो लगेगा ग्रेविटी के कारण। आगे एक फोर्स हमने ऐसे लगाया तो उसका एक कंपोनेंट इसको सहायता कर रहा है, यानी एफ साइन थीटा भी सहायता कर रहा है इसको, एम जी की वैल्यू बढ़ा रहा है, एफ साइन थीटा। और इसके ऊपर की तरफ क्या लग रहा है, एन, जो सरफेस लगा रही है, सरफेस के परपेंडिकुलर। इसका मतलब जो नॉर्मल है वो कितना आया अपने पास, एफ एन इक्वल टू एफ साइन थीटा प्लस एम जी। इसका मतलब हर बार नॉर्मल है वो एम जी तो नहीं होने वाला, समझ में आया। अब देखो ये एन आ गया, फिर तो अपने पास क्या है, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू पता है, एफ फ्रिक्शन क्या होता है, इक्वल या स्मॉल किसके, म्यू स्टैटिक्स, और एन की वैल्यू एफ साइन थीटा प्लस एम जी, ये फ्रिक्शन फोर्स लगेगा इस पे। म्यू एस एफ साइन थीटा एम जी, ठीक है। मान लीजिए मैं ये कंडीशन दूसरी ले लूं, इसको केस फर्स्ट बोल दूं मैं, और दूसरी कंडीशन ले लूं मैं केस सेकंड की, वो इस प्रकार से ले लूं। मान लीजिए हमारे पास ये ऑब्जेक्ट और ये अपने पास सरफेस है, और यहां से मैं क्या करता हूं,
एक रस्सी बांधता हूं, ये लो, और इससे ऐसे खींचता हूं फोर्स एफ से, दिख रहा है क्या? हाँ, फोर्स एफ से। चलो दूसरा कलर ले लेते हैं इसमें, ये ले लेते हैं। ये ऐसे मैंने क्या कर दिया, एक फोर्स अप्लाई कर दिया। ये जो है हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। क्लियर? इसका मास हमने मान लिया m, और ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू है कांस्टेंट की, वो कितनी है, म्यू एस। क्लियर? अब देखो, हमें इसके बीच में फ्रिक्शन फोर्स निकालना है, यानी F की मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं हम। मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, म्यू एस और एन, मैक्सिमम वैल्यू है। इससे कम या इसके बराबर ही फ्रिक्शन लगेगा, उससे ज्यादा नहीं लगेगा। ठीक है? अब देखो, हमारा मेन काम क्या है, नॉर्मल निकालना। आप ये देखो, ये जो फोर्स हमने अप्लाई किया है, ये जो फोर्स अप्लाई किया है, इसका एक कंपोनेंट इधर वर्क करेगा, यानी एफ कोस थीटा का, और एक कंपोनेंट इसका इधर वर्क करेगा, मैं इसको इधर ले लूं, यानी ये लो, एफ साइन थीटा का। यानी इस ऑब्जेक्ट पे यहां से देखूं मैं, तो नीचे की तरफ लगेगा एम जी, एक लग गया इस पे नॉर्मल, और एक ये फोर्स हो गए सेंट्रो मास पे, मतलब ये इस सेंटर पे लग रहे हैं सभी। ठीक है? मैंने कंपोनेंट यहां लिया, इसको थोड़ा सा यहां करता तो मैं यहां ले लेता। अब देखो, यानी ये जो ऑब्जेक्ट है, इस पे नीचे की तरफ लग रहा है एम जी, नीचे की तरफ क्या लग रहा है, एम जी। एक ऊपर की तरफ लग रहा है नॉर्मल, ऊपर की तरफ क्या लग रहा है, नॉर्मल, और एक फोर्स और लग रहा है ऊपर की तरफ, इस फोर्स का साइन वाला कंपोनेंट, यानी एफ साइन थीटा। यानी ऊपर की तरफ और क्या लग रहा है, ये लग रहा है अपने पास एफ साइन थीटा। इसका मतलब एम जी को कौन बैलेंस कर रहा है, एन, एन नॉर्मल और एफ साइन थीटा। यानी मैं ऐसे लिखूं, एन प्लस एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा इक्वल टू एम जी। यानी यहां से मैं नॉर्मल निकालूं तो एन नॉर्मल क्या हो जाएगा, एम जी माइनस एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा। ठीक है? एफ साइन थीटा, ये अपने पास क्या आ गया, नॉर्मल आ गया। ये अपने पास क्या आ गया, इसका नॉर्मल आ गया। ये क्या आया अपने पास, इसका नॉर्मल आ गया। ठीक है? नॉर्मल अपने पास आ गया, तो फ्रिक्शन फोर्स हम निकाल सकते हैं। फ्रिक्शन फोर्स को क्या लिखेंगे, एफ, एफ मैक्सिमम की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ मैक्सिमम इक्वल टू म्यू, म्यू लिया ना, म्यू एस लिया, तो म्यू एस, और एन की वैल्यू एम जी माइनस एफ साइन थीटा। ये हमने नॉर्मल निकाल लिया। यानी हमने अभी नॉर्मल निकालना सीखा, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स होता है वो म्यू, यानी फ्रिक्शन कांस्टेंट यानी कोफिशिएंट म्यू, और एन नॉर्मल का मल्टीपल होता है फ्रिक्शन फोर्स के इक्वल। वो डिपेंड करता है, अगर स्टैटिक है तो वो फ्रिक्शन फोर्स है, वो कम भी हो सकता है या उस मैक्सिमम वैल्यू के बराबर भी हो सकता है, और अगर काइनेटिक है तो फिर वो एक ही रहेगा, यानी इक्वल में ही रहेगा। ये वाली वैल्यू अपने पास आ गई फ्रिक्शन फोर्स की, यानी हमने नॉर्मल निकालना सीख लिया। तो इसका मतलब हम फ्रिक्शन फोर्स है वो आसानी से बता सकते हैं, क्योंकि हमें नॉर्मल निकालना आ गया। चलो एक बार हम ये करते हैं, ये वाला क्वेश्चन। ये देखिए, ए फोर्स ऑफ 98 न्यूटन इज रिक्वायर्ड टू जस्ट स्टार्ट मूविंग ए बॉडी। देखो एक चीज हो रहा है, जो जिस भी बॉडी पे फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, जितना फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, कम से कम उतना फोर्स तो हमें उसको चलाने के लिए चाहिए जी। भाई जो भी बॉडी है उस पर जितना मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, उतने फोर्स से कम तो वो चलेगा ही नहीं। हम ये मान के चलते हैं कि उतना फोर्स यदि हम लगा दें तो वो चल सकता है, उससे थोड़ा सा ज्यादा लगा दें तो भी वो चल सकता है। तो इसका मतलब क्यों चल सकता है, क्यों उतना ही हम लगाएं फ्रिक्शन फोर्स के बराबर, तो एक बार वो चल पड़ा तो फ्रिक्शन फोर्स जो है, वो फोर्स जो वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिसको हम काइनेटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। इसका मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन से कम है काइनेटिक फ्रिक्शन। अगर हम स्टैटिक फ्रिक्शन के बराबर भी लगा देंगे तो भी ऑब्जेक्ट अगर चल पड़ा तो फिर काइनेटिक फ्रिक्शन के बराबर उसके फ्रिक्शन लगेगा। इसका मतलब बाकी जो उसका डिफरेंस है उस फोर्स से तो आगे चली जाएगा। इसका मतलब मिनिमम रिक्वायर्ड फोर्स है वो कितना होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन के बराबर।
मिनिमम जो किसी ऑब्जेक्ट को चलाने के लिए जो फोर्स चाहिए अपने को वो कितना होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन के बराबर। यानी यहां से हम स्टैटिक फ्रिक्शन बना निकाल लें तो यानी मिनिमम रिक्वायर्ड फोर्स है कि नहीं, ये भाई कम से कम जो फोर्स चाहिए वो कितना चाहिए अपने को, फ्रिक्शन फोर्स के बराबर, यानी स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स के बराबर। इसका मतलब एफ स्टैटिक फ्रिक्शन है वो कितना है, म्यू एन है। तो ये देखिए एफ की जो वैल्यू है कितनी आ गई, 98। म्यू की वैल्यू इसने दी है क्या, म्यू की वैल्यू पूछी है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। म्यू एस की जो वैल्यू वही पूछी अपने को, तो म्यू एस को म्यू एस लिख लिया मैंने, और एन नॉर्मल। अब ये देखना, देखो किस पे रखा हुआ है, 100 kg का है, आइस पे रखा हुआ है, 100 kg का है, आइस पे रखा हुआ है। इसका मतलब आइस ऐसे होगी, ये ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ होगा, तो ये नीचे की तरफ क्या लगेगा, mg। यानी यहाँ पे कोई भी अपने को अलग से कोई एंगल वगैरह कुछ दे नहीं रखा, तो डायरेक्ट क्या आ गया, mg। m का वैल्यू कितना है अपने पास 100, और g की वैल्यू कितनी होती है 9.8। देखो ये अपना कॉमन सेंस है कि यहाँ पे 98 दे रखा है, अगर 9.8 लेंगे तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, 10 लेंगे तो अप्रोक्स वैल्यू आएगी। ये तो कॉमन सेंस लगा सकते हैं अपन कि 98। तो देखो ये पॉइंट है, एक जीरो इसमें क्या हो गया, कम हो गया। अब ये देखो 98 इक्वल टू म्यू एस, और ये मल्टीप्लाई 98 इंटू 10। देखो 98 से 98, एक इक्वल टू म्यू मल्टीप्लाई 10। देखो यहाँ पे क्या करते हैं, कई बार जीरो लिख देते हैं, जीरो। तो ये ध्यान रखना, अगर किसी भी नंबर को हम डिवाइड करते हैं तो जीरो नहीं लिखा जाता, उसकी वैल्यू जीरो नहीं आती, कम से कम एक आती है। और यदि माइनस करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आती है, जीरो। जब काटते हैं तो वैल्यू क्या आएगी, एक तो आएगी कम से कम। अब देखो म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/10, जिसको हम लिख सकते हैं 0.1। अब ये म्यू जो है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इसकी जो यूनिट है वो क्या है, तो देखिए यूनिटलेस है, इसकी कोई भी यूनिट नहीं है। थोड़े से हम आगे बढ़ेंगे तो हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन पढ़ेंगे, एंगल ऑफ फ्रिक्शन पढ़ेंगे, तो उसमें हम इसको देखेंगे कि इसकी वैल्यू जो है वो यूनिट जो है वो क्यों नहीं है, यानी यूनिटलेस क्यों है, वो भी हम आगे चर्चा करेंगे। तो देखिए फ्रिक्शन फोर्स हमने निकाला, तो मेन चीजें क्या क्या ध्यान रखनी है, फ्रिक्शन फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन है, तो पहले ये देखना है कि मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना है, फिर हमने फोर्स अप्लाई कितना किया। अगर हमने फोर्स अप्लाई कम किया तो इसका मतलब फ्रिक्शन कम ही होगा, अपने फोर्स जितना अप्लाई किया उसके इक्वल होगा। दूसरा हम नॉर्मल निकालेंगे, नॉर्मल निकालने के बाद उसको म्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, उससे क्या निकाल सकते हैं हम, फ्रिक्शन निकाल सकते हैं। अब देखिए आगे अगला कौन सा है, ये देखिए, ए ब्लॉक ऑफ 2 kg इज कीप ऑन द फ्लोर, फ्लोर फर्श पे रखा हुआ है, द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज, म्यू की वैल्यू कितनी है, स्टैटिक फ्रिक्शन है म्यू एस इक्वल टू 0.4, इज ए फोर्स एफ ऑफ 2.5 न्यूटन। ठीक है, अप्लाई किया हमने, तो ये बताना अपने को कि फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा। ए ब्लॉक ऑफ मास 2 kg कीप ऑन द फ्लोर, द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ये हमने फोर्स उस ऑब्जेक्ट पे कितना अप्लाई किया, 2.5 न्यूटन का फोर्स हमने अप्लाई किया। तो हमारे को ये बताना है, इसका मैं फिगर बना देता हूं। मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है 2 kg का, 2 kg का, और ये फ्लोर पे रखा हुआ है, और इधर से इस पे फोर्स अप्लाई किया हमने 2.5 न्यूटन का, और इसका जो फ्रिक्शन कांस्टेंट है म्यू वो कितना है 0.4। इस प्रकार से ये डायग्राम। तो अपने को बताना है कि इसके बीच में जो फ्रिक्शन जनरेट होगा वो कितना होगा, यानी फ्रिक्शन की वैल्यू पूछी। तो सबसे पहले तो हमें जांच करना पड़ेगा कि इसमें फ्रिक्शन मैक्सिमम लग कितना सकता है। मैक्सिमम फ्रिक्शन के लिए हमारे पास फॉर्मूला है। मैक्सिमम फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या है कि हम कहेंगे कि म्यू स्टैटिक से और मल्टीप्लाई एन। म्यू की वैल्यू इसने दे दी 0.4, और एन नॉर्मल हम निकाल सकते हैं क्योंकि फ्लोर पे रखा हुआ है, तो mg ही लगेगा इस पे नीचे की तरफ, और उसी के इक्वल क्या होगा, उसी के इक्वल क्या होगा, नॉर्मल होगा। तो mg मतलब 2 इंटू 10 लेता हूं। तो इसमें देखो फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई, ये से काटेंगे तो 8 न्यूटन आ गई। और ऑप्शन में चलो इसमें तो नहीं है 8 न्यूटन, वरना इसमें 8 न्यूटन मिल भी सकता है, अगर 9.8 लेंगे तो ये ऑप्शन इसमें मिल सकता है। अब देखो ये तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, इसका मतलब क्या हुआ कि 8 न्यूटन तक अगर हम फोर्स अप्लाई करेंगे, जब तक हम 8 न्यूटन इस पे फोर्स अप्लाई करेंगे तब तक ये क्या नहीं करेगा, चलेगा नहीं, यानी ये रेस्ट में रहेगा। जैसे ही हम 8 न्यूटन से ज्यादा इस पे फोर्स अप्लाई किया तो ये फिर क्या करेगा, मोशन करेगा। ये क्या करेगा, मोशन करेगा।
8 न्यूटन से ज्यादा लगते मोशन करेगा। इसका मतलब हमने कितना लगाया है 2.5, हमने कितना लगाया 2.5, और मैंने क्या कहा था कि फ्रिक्शन फोर्स बड़ा समझदार है, अगर आप उसके मैक्सिमम वैल्यू से कम वैल्यू का फोर्स अप्लाई करते हो तो वो कहेगा कि नहीं नहीं, मैं पागल नहीं हूं, आपने जितना अप्लाई किया उतना ही मैं करूंगा। इसका मतलब 2.5 न्यूटन हमने अप्लाई किया है, इसकी कैपेसिटी है 8 न्यूटन तक की रोकने की, फिर भी ये पागल नहीं है, कितना करेगा जितना हमने अप्लाई किया है 2.5 न्यूटन। यानी पहले हमने क्या चेक करना है कि ये मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी। अगर मैक्सिमम फ्रिक्शन से ज्यादा अप्लाई कर रहे हैं तो मैक्सिमम फ्रिक्शन, उसमें फ्रिक्शन जनरेट होगा। अगर मैक्सिमम फ्रिक्शन से कम अगर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो इसका मतलब वो फ्रिक्शन फोर्स से जितना हम अप्लाई कर रहे हैं उसके इक्वल ही होगा। ठीक है, समझ में आई बात। चलो अगला देखते हैं। ये देखिए, ये 20 kg का एक ब्लॉक है, इनिशियली रेस्ट है, रफ सरफेस है, हॉरिजॉन्टल सरफेस है, हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है उसमें 75 न्यूटन का, रिक्वायर्ड टू द सेट ऑफ द ब्लॉक इज मोशन, यानी उसको मोशन करने के लिए 75 न्यूटन का फोर्स चाहिए। तो इससे समझ में आ रहा है कि उसमें फ्रिक्शन फोर्स कितना जनरेट हो सकता है, 75 न्यूटन के इक्वल हो सकता है। फिर ये क्या कह रहा है, आफ्टर द मोशन, जैसे वो मोशन करने लग जाए उसको 60 न्यूटन ही काफी है, यानी ऑब्जेक्ट को चलने के लिए 60। देखो आगे ना बात, यानी फ्रिक्शन फोर्स में जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो बड़ा और काइनेटिक फ्रिक्शन छोटा है। यानी एक बार वो चल पड़ा तो उसके बाद जितना उस पर स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है उतने फ्रिक्शन फोर्स की जरूरत नहीं है, या फिर मैं कहूंगा कि उतना वो फ्रिक्शन फोर्स यानी अपोज नहीं करेगा फोर्स को, उसकी वैल्यू कुछ कम होगी, जो हमें एक बार इस क्वेश्चन में देख रहे हैं। न्यूटन रिक्वायर्ड टू कीप एन ब्लॉक मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड, मतलब उसको आगे फोर्स की जरूरत नहीं है। कांस्टेंट स्पीड का मतलब उसमें फोर्स की वैल्यू इंक्रीज करने की जरूरत नहीं है। द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, हमें क्या चाहिए, स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट चाहिए, स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट चाहिए। तो देखिए कैसे निकालते हैं इसको। अभी हमने देखा कि उसको चलने के लिए 75 न्यूटन का फोर्स चाहिए, इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू मैं 75 मान सकता हूं, यस या नो, मान सकता हूं, कम से कम तो ये चाहिए, तो 75 न्यूटन। अब हमें पता है कि फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू का जो फॉर्मूला होता है अपने पास वो कितना होता है, म्यू और एन, यानी हमें किस पे मेहनत करनी है, नॉर्मल पे, क्योंकि देखो 75 और ये म्यू अपने को पता है। अब बात करेंगे नॉर्मल की, तो किस पे रखा हुआ है, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल सरफेस पे है, किसी एंगल पे फोर्स नहीं लग रहा, तो कितना लगेगा mg, m की वैल्यू कितनी है इसमें 20, और g कितना है, अगर ऑप्शन की देखें तो 10 मान लेता हूं, चलो मैं इसको, ठीक है। अब देखो यानी म्यू की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो मैं ये लिख दूं 75/200 इक्वल टू म्यू। चलो इसको छोटा करते हैं, इसको मैं ये करता हूं कि इसको 2 से डिवाइड कर देता हूं, थोड़ा इजी हो जाएगा। देखो कैलकुलेशन करनी है तो कैलकुलेशन इस प्रकार से करें ताकि टाइम बचे, ये नहीं कि लंबी सी कैलकुलेशन करने बैठ गए कि 75 में हम 200 का डिवाइड कर दे, नहीं, 2 का डिवाइड करना आसान है। 2 का डिवाइड कितना हो जाएगा, देखो 3 और 7.5/100 रहने दो इसके नीचे। अब थोड़ा इजी हो गया ये काम मामला अपने पास, यानी दो जो पॉइंट है 2 डिजिट और खिसका दो आगे की तरफ, तो 375, जिसको हम अप्रोक्स क्या लिख सकते हैं 0.38, और इसको और अप्रोक्स अगर हमारे पास ऑप्शन में तो 0.4 भी हम लिख सकते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग। अब देखो 0.4 रेस में तो दोनों ही ऑप्शन है, तो इतना है, इसको क्या नहीं करेंगे अपन, आगे नहीं लेके जाएंगे अप्रोक्स में, यानी ये क्या आ गया 3.8, ओ सॉरी 0.38। तो कुछ बात समझ में आई, कुछ बात समझ में आई अपने को कि फ्रिक्शन फोर्स निकालते समय क्या क्या चीजें हमें ध्यान रखनी है, कौन कौन सी चीजें हमें ध्यान रखनी है। क्लियर, चलो और देखते हैं, और क्वेश्चन देखते हैं इसमें। ये देखिए हाँ, ये देखिए काइनेटिक और स्टैटिक दोनों फ्रिक्शन का आ गया। ये कह रहा है कि एक 60 kg का ब्लॉक है या बॉडी मान लो, इसको हम पुश कर रहे हैं रफ सरफेस पे, और फोर्स जो है उसका हमें कोई जिक्र नहीं है, मूविंग अक्रॉस द फ्लोर सेम फोर्स कंटिन्यू। ये कह रहा है कि इस पे फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन वो फोर्स कितना है वो भी हम नहीं बता रहे आपको, लेकिन जितना फोर्स वो लगाया है वो का वो फोर्स आगे कंटिन्यू है। द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू है 0.5,
और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू है 0.4। ये भी ध्यान रखना, म्यू एस जो है वो हमेशा बड़ा रहेगा, यानी म्यू एस की वैल्यू हमेशा बड़ी रहेगी म्यू काइनेटिक फ्रिक्शन से, जो कोफिशिएंट है उससे। ठीक है, तो देखिए ये कह रहा है कि एक फोर्स है, तो अभी हमने ये बात सीखी है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको चलाने के लिए मिनिमम फोर्स कितना रिक्वायर्ड होगा, जितना स्टैटिक फ्रिक्शन है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन कितना है इसमें, चलो देखते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला है अपने पास एफ मैक्सिमम इक्वल टू म्यू एस और एन, यानी हमें ये एफ निकालना पड़ेगा। म्यू एस की वैल्यू 0.5 और नॉर्मल, देखो हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस पे रखा हुआ है, तो हॉरिजॉन्टल है इसका मतलब फ्लोर है, तो फ्लोर हॉरिजॉन्टली होगा, तो ये फ्लोर पे रखा हुआ है, इसका मतलब एन की वैल्यू mg होगी, और m की वैल्यू कितनी है 60 और g की वैल्यू कितनी है 10। तो यहां से फोर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो फोर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 5 यानी 300 न्यूटन। इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स 300 न्यूटन है, तो इस ऑब्जेक्ट को चलाने के लिए 300 न्यूटन तो लगाना ही पड़ेगा। जैसे हम 300 न्यूटन लगाएंगे, अब ये ऑब्जेक्ट चल सकता है। मिनिमम फोर्स तो ये जरूरत है अपने को, मिनिमम फोर्स की तो जरूरत है 300 न्यूटन की, 300 न्यूटन। अगर हम 300 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर देंगे तो ये चल पड़ेगा, और वही कंटिन्यू हम रख रहे हैं, तो 300 न्यूटन को अपोज नहीं कर रहा। फिर बाद में जैसे वो चल पड़ेगा, उसके बाद जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, वो काइनेटिक फ्रिक्शन है उसका, वो कितना लगेगा म्यू के एस एन। तो म्यू की वैल्यू, म्यू के की वैल्यू कितनी है 0.4 और एम की वैल्यू 60 और ये 10, तो ये हो गया 4, यानी उसको 240, ये इतना फ्रिक्शन उसमें जनरेट होगा चलने के बाद, यानी काइनेटिक फ्रिक्शन। ये स्टैटिक फ्रिक्शन है, इतना फोर्स हम लगाएंगे तो चलेगा, चलने के बाद इतने ही फोर्स इसमें से अपोज होगा, यानी इतने ही फोर्स इसमें से कैंसिल होगा। तो यानी स्टैटिक फ्रिक्शन है, उसमें से जो फोर्स लग गया, उसके बाद जो नेट फोर्स आया जिससे ये चल रहा है, या फिर मैं बोलूं जिसके कारण ये चल रहा है, वो कितना होगा। जो स्टैटिक फ्रिक्शन है 300, उसमें से माइनस कर दो 240, तो आंसर कितना आ जाएगा 60 न्यूटन। कुछ बात समझ में आई भाई? स्टैटिक फ्रिक्शन जो था उतना तो हमें फोर्स लगाना ही पड़ेगा किसी ऑब्जेक्ट को चलाने के लिए, मिनिमम। उसके बाद ये काइनेटिक फ्रिक्शन भी है इसके अंदर, वो कितना है 240 यानी 240। अगर ऑब्जेक्ट आगे चल रहा है, उसमें आगे की तरफ हमने फोर्स लगाया 300 न्यूटन का फ्रिक्शन के कारण, मान लीजिए, और फ्रिक्शन के कारण नहीं, वो तो हमने अप्लाई किया था, ठीक है, तो वो तो लगा रखा हमने 300 न्यूटन, लेकिन 240 न्यूटन ये क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है फ्रिक्शन के कारण, यानी 240 न्यूटन तो फ्रिक्शन ही खा गया। फिर बच्चा जो हमारे पास 60 न्यूटन है, उससे ये चलेगा। अब उससे चल के क्या पूछ रहा है, एक्सेलरेशन पूछ रहा है। इसका मतलब नेट फोर्स क्या आ गया अपने पास, 60 न्यूटन आ गया। नेट फोर्स क्या आ गया, 60 न्यूटन आ गया। अब नेट फोर्स हमारे पास 60 न्यूटन आ गया, तो हम ये कह सकते हैं कि जो फोर्स की जो डेफिनेशन थी F इक्वल टू एम ए, तो एम ए इक्वल टू 60 न्यूटन, क्योंकि इतने ही फोर्स से कारण ये क्या आ रहा है, इसमें एक्सेलरेशन जनरेट हो रहा है। तो m की वैल्यू अपने पास है 60, a इक्वल टू 60, यानी a की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, a की वैल्यू आ गई 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये 60 यानी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ गई 60/60 इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और देखते हैं, ये देखो अच्छा क्वेश्चन है, देखो, हाँ, on a rough horizontal surface a body of mass 2 kg is given a velocity of 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यानी एक बॉडी है 2 kg की, वो 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से चल रही है। आगे देखो, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.2 और g की वैल्यू कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बॉडी विल स्टॉप आफ्टर कवरिंग एट द डिस्टेंस। कुछ बात समझ में आई? एक बॉडी चल रही है 2 kg की 10 मीटर पर सेकंड से, उस पर फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है। इसका मतलब फ्रिक्शन क्या करेगा, वेलोसिटी को कम करेगा, यानी इसमें रिटार्डेशन जनरेट करेगा, और वो रिटार्डेशन की वैल्यू हमारे को मिल जाए
तो हम आसानी से डिस्टेंस कवर की जो वैल्यू, जो जितनी डिस्टेंस में वो रुकेगा वो डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन से। तो देखिए हमें पता है कि फ्रिक्शन फोर्स की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, म्यू और एन। एन को मैं एम जी लिख दूं अगर वो सरफेस कैसा है, हॉरिजॉन्टल है। अगर एम जी लिख दिया तो मैं इस फोर्स को एम ए मान सकता हूं, म्यू एम और जी। एम से एम कट गया, एम से एम कट गया, ठीक है। तो ए की वैल्यू क्या आ गई, म्यू जी। ये ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, मैं क्या बोलूं, रिटार्डेशन हो गया, म्यू और जी। यानी अपने को याद रखना है कि फ्रिक्शन फोर्स है वो जो रिटार्डेशन लगाएगा वो कितना लगेगा, म्यू जी के इक्वल। रिटार्डेशन कितना लगाएगा, म्यू और जी के इक्वल, ठीक है। अब हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखिए इनिशियल वेलोसिटी अपने को गिवन है 10 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी रुक गई तो क्या होगी, 0। और क्या दे रखा अपने को, ए रिटार्डेशन हमने निकाल लिया माइनस म्यू और जी। इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर दे। एक इक्वेशन ऑफ मोशन इस प्रकार से होती है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसमें एस हम निकाल लेंगे। तो देखो वी स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, यू स्क्वायर 10 थी तो कितना हो गया 100, यू स्क्वायर 10 थी 100 प्लस 2 ए की वैल्यू कितनी है माइनस म्यू और जी और इनटू एस। सोल्व करते, ये हो गया 100 इक्वल, देखो ये माइनस था तो ये इधर आ गया माइनस में, ये आ गया 2 मल्टीप्लाई म्यू की वैल्यू 0.2, जी की वैल्यू 10, ये 10 इक्वल एस। देखो ये कितना हो गया, ये 10 इसके पॉइंट से चला गया, 2 2 जा 4 यानी 100/4 इक्वल टू एस, यानी कितना आ गया, एस की वैल्यू आ गई 25 मीटर, 25 मीटर। कुछ चीज समझ में भाई, अपने को क्या ध्यान रखना कि जो फ्रिक्शन फोर्स के कारण रिटार्डेशन जनरेट होगा है ना, वो कितना होगा, म्यू जी, बस। वैसे कितना है, ए लेते हैं माइनस में, तो ये कितना होगा, म्यू और जी, क्योंकि फ्रिक्शन के कारण जनरेट होगा तो वो कितना होगा, म्यू जी। यहां म्यू जी होगा अगर हॉरिजॉन्टल है तो, अगर इंक्लाइन प्लेन पे आ गया तो फिर वहां पे वो अपने को फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू निकाल के वहां से एम की डिवाइड करेंगे, वो भी हमें भी देखेंगे इंक्लाइन प्लेन का भी, ठीक है, वो भी हम आगे देखेंगे इसमें, ठीक है। हाँ ये देखिए, ए बॉडी ऑफ 10 kg इज एक्ट बाय ए फोर्स 129.4 न्यूटन इज, जी की वैल्यू लेनी अपने को। एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक इज ये है, तो व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ द काइनेटिक फ्रिक्शन, लगाओ माइंड। क्या कह रहा है कि एक बॉडी है 10 kg की, मान लीजिए एक बॉडी है ये 10 kg की, 10 kg, इस पे हमने फोर्स अप्लाई किया इधर से 129.4 न्यूटन, ये हमने अप्लाई किया है, चल रहा है ये नहीं है, अप्लाई किया। फिर ये क्या कह रहा है कि ये आगे की तरफ जो चल रहा है वो चल रहा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से, ठीक है। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट बताना है। अगर ये इससे चलता तो ये कितने एक्सेलरेशन से चलता, मान लीजिए यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होता, ये फ्रिक्शन सरफेस के बीच में नहीं होता, तो ये कितने एक्सेलरेशन से चलता, अप्रोक्स 13 के, यानी 12.94, तो 12.94 मतलब अप्रोक्स 13 के, लेकिन चल कितने से रहा है, 10 से। इसका मतलब इसमें कोई ना कोई फोर्स ऐसा लगा है जो इसके वेलोसिटी को क्या कर रहा है, या फिर बोलो एक्सेलरेशन को क्या कर रहा है, कम कर रहा है, मतलब रिटार्डेशन लगा है। और वो रिटार्डेशन किससे लगा है, देखो इसने बोला भी काइनेटिक फ्रिक्शन। तो मैं ये कहूं कि आपने जो अप्लाई किया वो फोर्स है ये अप्लाई, उसमें से यदि हम फ्रिक्शन फोर्स माइनस कर दें काइनेटिक फ्रिक्शन का, काइनेटिक फ्रिक्शन जो है वो अगर हम माइनस कर दें तो हमारे पास एफ नेट आएगा कि नहीं आएगा, एफ नेट आएगा नहीं आएगा। यानी यहां से अगर मैं लिखूं तो एम ए जो हमने अप्लाई किया माइनस ये लिखूं म्यू एम और जी इक्वल टू ये जो वो चल रहा है, यानी इसको मैं लिख दूं ए डेस रिजल्टेड। एम से एम काट दूं, ये तो पूरा मास एक जैसा ही तो है, एम से एम काट दिया, ठीक है। तो ये क्या बच गया, ए तो कितना है, अच्छा इसको फोर्स की भी वैल्यू में रखना पड़ेगा। चलो ए वैसे भी ले सकता हूं मैं, क्योंकि म्यू निकालना ना, हाँ ए इसका निकालें तो कितना आएगा 12.94
माइनस म्यू की वैल्यू हमें निकालनी है, जी की वैल्यू 9.8 इक्वल टू ए की वैल्यू 10। अगर मैं इसको उधर लेके जाऊं, इसको इधर लेके जाऊं तो 2.94 इक्वल टू म्यू 9 मल्टीप्लाई म्यू मल्टीप्लाई 9.8, म्यू मल्टीप्लाई 9.8। अगर मैं यहां से निकालूं म्यू की वैल्यू तो देखिए म्यू इक्वल टू हो जाएगा 2.94 डिवाइडेड बाई 9.8। ये पॉइंट यहां से हटा दूं और इसके एक जीरो लगा दूं, यानी ये कुछ इस प्रकार से आ जाएगा 294 बाई 980 980। अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो मैं पहले इसको 98 से डिवाइड कर दूं तो 3 टाइम चला जाएगा, ये चला जाएगा 10 टाइम, ये चला जाएगा 3 टाइम, यानी कितना आ गया 0.3। 0.3 किसकी वैल्यू आ गई? म्यू की 0.3। कर सकते हैं ना? ठीक है, और देखते हैं कुछ। हाँ देखो, हॉरिजॉन्टल फोर्स वही लगा रखा है, 129.4 न्यूटन अप्लाइड ऑन अ 10 kg block rest on horizontal surface if the coefficient of the friction is 0.3 acceleration should be, acceleration पूछा है तो देखो acceleration तो हमें पता ही कितना आएगा। ओ ये तो वो acceleration पूछा जिससे चलेगा, इसका मतलब अप्लाइड फोर्स अभी किया हमने कि अप्लाइड फोर्स माइनस फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू एफ नेट आएगा, यानी ये हो गया एम ए माइनस म्यू एम जी इक्वल टू एम ए डेस। अगर मैं एम से एम काट दूं पूरे, एम 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 काट दिया तो ये तो हमारे पास एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, 10 kg का ब्लॉक है तो ये लो 12.94, वो भी 10 kg का ही था क्या? अरे ये नहीं, हाँ 10 kg का था, सेम सेम ही हो गए फिर तो। 9.4 माइनस म्यू की वैल्यू 0.3 मल्टीप्लाई जी की वैल्यू गिवन है क्या इसमें? नहीं दे रखी, तो चलो 9.8 इक्वल टू ए ले लेता हूं, अप्रोक्स वैल्यू पकड़ लेंगे इसकी। तो देखो इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 12.94 माइनस ये आ जाएगा 2.94 इक्वल टू ए, तो ए की वैल्यू अब कितनी आ जाएगी? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी ये ब्लॉक किससे चलेगा? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तो उसी क्वेश्चन का क्या हो गया? रिवर्स क्वेश्चन हो गया, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओह ये इंक्लाइन प्लेन का है, इसको अभी नहीं करेंगे। इंक्लाइन प्लेन हाँ, तो ये फ्रिक्शन फोर्स के बारे में बात हुई अपनी, जितना हमने अभी पढ़ा है काइनेटिक और स्टैटिक फ्रिक्शन। अब एक छोटी सी कॉन्सेप्ट और पढ़ते हैं, फिर उसके भी क्वेश्चन हम करेंगे। चलो समझते हैं कॉन्सेप्ट को, हम अभी समझते हैं इसके साथ ये प्लस। ठीक है, अब हम ये समझते हैं कौन सी है इसमें वो क्वेश्चन, ये कौन सा है? चलो ये तो हो जाएगा। इंक्लाइन प्लेन का है, इंक्लाइन प्लेन का समझते हैं। देखो इंक्लाइन प्लेन का ही समझते हैं अपन। कहाँ गया रे?
हाँ ये रहा, देखो इंक्लाइन प्लेन का समझते हैं हम। मान लीजिए हमारे पास एक इंक्लाइन प्लेन ले लेते हैं अपन। ये एक सरफेस है अपने पास, ठीक है। ये एक इंक्लाइन प्लेन है, चलो इसको हटाता हूं, पहले मैं इधर बनाता हूं। ये अपने पास एक प्लेन है और ये इंक्लाइन प्लेन है इसके साथ। इसका जो एंगल है वो कितना है, इसका एंगल है वो थीटा है। क्लियर। एक ऑब्जेक्ट को हमने यहां रखा, ये लो, एक ऑब्जेक्ट हमने यहां पे रख दिया। हाँ देखो, एक ऑब्जेक्ट हमने यहां रख दिया, ये रख दिया एक ऑब्जेक्ट। अरे ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसका मास हमने मान लिया m है। इसका मास क्या है, m है। अब इस पे फोर्स कैसे कैसे लग सकते हैं वो देखने अपने को। देखो एक फोर्स इस पे लगेगा mg नीचे की तरफ, mg, ठीक है। इसका जो नॉर्मल होगा वो इस प्रकार से होगा, ये लो, इसका जो नॉर्मल होगा वो ये होगा, ये वाला, ये हो गया इसका नॉर्मल। क्लियर। mg लगेगा नीचे की तरफ, नॉर्मल होगा हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर, यानी ये सरफेस थी तो इसके परपेंडिकुलर ये वाला हमने ले लिया, यानी ये वाला परपेंडिकुलर ऐसे। क्लियर। अब mg जो लग रहा है उसके कारण फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है, लेकिन हम देखिए mg का जो कंपोनेंट लें तो mg का एक कंपोनेंट ये ले लूं मैं और एक कंपोनेंट ये ले लूं mg के, तो ये mg का कौन सा कंपोनेंट होगा, mg cos थीटा। cos थीटा क्यों, क्योंकि देखो ये सरफेस के परपेंडिकुलर है, ये थीटा है तो ये क्या होगा 90 माइनस थीटा, तो इधर वाला क्या हो जाएगा थीटा। ये आ जाएगा mg sin थीटा। अगर ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा है, ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा है तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन जनरेट होगा। लेकिन हम जो कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं वो नीचे की तरफ आ रहा है तो अलग है बात, उसका एक्सप्रेशन अलग हो। चलो नीचे की तरफ आ रहा है तो इसमें जो फ्रिक्शन है हम ये मानते हैं कि इसमें जो म्यू की वैल्यू है, म्यू स्टैटिक फ्रिक्शन कितना है इसमें, म्यू। देखो mg sin थीटा और इसके बीच में सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन कांस्टेंट है वो कितना है, म्यू। mg के दो कंपोनेंट की, तो यहां से आपको एकदम साफ साफ दिख रहा होगा कि इस पे फ्रिक्शन लगेगा इधर F फ्रिक्शन फोर्स, स्मॉल f को हम फ्रिक्शन, ठीक है। तो यहां से आपको एक चीज दिख रही होगी कि n जो है n वो mg cos थीटा के इक्वल है, यानी नॉर्मल क्या है mg cos थीटा। नॉर्मल पहचान गए अपन, mg cos थीटा। नॉर्मल क्या अपने पास mg cos थीटा। क्लियर। अब देखिए अगर ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ चल रहा हो, हम मान लेते हैं कि ये किधर जा रहा है, ऑब्जेक्ट जो है वो इधर चल रहा है a एक्सेलरेशन से, नीचे की तरफ जा रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स ऑपोजिट लगेगा। अब ये a जो है उसी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, मान लीजिए हम करते हैं इसकी वैल्यू फाइंड। तो देखो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू यहां से आप आसानी से कर सकते हैं, नहीं कर सकते। फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, म्यू n, तो म्यू की वैल्यू कितनी है, म्यू तो म्यू लिया हमने, म्यू mg cos थीटा। तो इसका मतलब हम n को mg के बराबर ही मान रहे हैं, नॉर्मल को mg ही मान रहे हैं, तो गलत है, क्योंकि वो चीजें तो हम चेंज करेंगे सिचुएशन के हिसाब से। नॉर्मल जो होता है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इसको चेंज करते हैं। तो म्यू mg cos थीटा। क्लियर। अब देखिए ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ चल रहा है a एक्सेलरेशन से और हमारे को a की वैल्यू ही मान लीजिए फाइंड करनी है, तो हम आराम से कर सकते हैं। कैसे, नीचे की तरफ कोई फोर्स लग रहा होगा उसको हम F नेट बोल दें, जिससे चल रहा होगा F नेट। नीचे की तरफ चल रहा है तो चलाने वाला एक ही है mg sin थीटा और रोकने वाला एक फ्रिक्शन फोर्स है। इसका मतलब जो F नेट आएगा वो क्या आएगा,
कि एम जी साइन थीटा जो इसको चलाने वाला है और इसको रोकने वाला कौन है, म्यू एम जी कोस थीटा, म्यू एम जी कोस थीटा। इसको भी मैं एम ए डैश लिख दूं, चलो ए डैश क्यों ए लिख दूं इसको, क्योंकि बाकी तो आगे ए है नहीं, तो एम ए लिख दूं। तो ये देखो एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कोस थीटा, माइनस म्यू एम जी कोस थीटा। अगर मैं यहां से एम से एम काट दूं इनके, तो मेरे पास जो ए एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, जी साइन थीटा माइनस जी म्यू जी कोस थीटा, म्यू जी कोस थीटा। ये अपने पास वैल्यू आ गई किसकी, एक्सेलरेशन की जो नीचे की तरफ है, एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई जो नीचे की तरफ है, इस एक्सेलरेशन से चलेगा। अगर मैं इसको और लिखना चाहूं थोड़ा सा अच्छे से, तो a इक्वल टू क्या लिखूंगा, a इक्वल टू जी ले लेता हूं मैं कॉमन, तो साइन थीटा माइनस म्यू कोस थीटा, म्यू कोस थीटा। समझ आया, यानी इसको हम केस मान लेते हैं, केस फर्स्ट किसका, इंक्लाइन प्लेन का। इंक्लाइन प्लेन। अब देखो एक क्वेश्चन है इस पे, वो देखते हैं ताकि अच्छे से अपने को समझ आए। ये लो, किसका है, व्हेन ए बॉडी इज प्लेस ऑन द रफ सरफेस इंक्लाइंड प्लेन एंड एंगल थीटा हॉरिजॉन्टल के साथ है, तो एक्सेलरेशन इज, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, अभी निकाला हमने। ये कह रहा है कि एक बॉडी है जो ये इस प्रकार से एंगल बनाया हुआ है थीटा, उस पर रखी हुई है, एंगल थीटा जो है उस पर रखी हुई है, ये लो ये बॉडी इंक्लाइन प्लेन पे। तो इसमें एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, इसके बीच में म्यू की वैल्यू दी नहीं है, तो म्यू हम मान लेते हैं कितना है, म्यू ही है, चलो म्यू कोएफिशिएंट, तो ये म्यू है इसके बीच का म्यू। तो हमें पता है इसका नीचे की तरफ लगेगा एम जी, ऊपरी तरफ लगेगा फ्रिक्शन म्यू एम जी कोस थीटा, और नीचे की तरफ लगेगा एम जी साइन थीटा, जो हमने अभी देखा, पूरा सोल्व किया है अभी इसी कॉन्सेप्ट में, ये अभी सोल्व किया अपन ने। ये वाला जी साइन थीटा माइनस म्यू कोस थीटा, तो क्या हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, यानी डायरेक्टली क्या आ गया अपने पास, इसकी तो वैल्यू आ गई, ये लो क्या वैल्यू आई, जी सब में है, फिर साइन थीटा माइनस कोस थीटा, म्यू कोस थीटा माइनस म्यू कोस थीटा, तो बता सकते हैं। इसी प्रकार से ये ऊपर की तरफ जा रहा हो तो, या फिर मैं बोलूं कि मिनिमम फोर्स कितना रिक्वायर्ड होगा ऊपर की तरफ जाने के लिए, तो देखो मिनिमम फोर्स के लिए की जो वैल्यू हो किस प्रकार से हम फाइंड करते हैं, वो भी अभी देखो सीखते हैं अपन। वो भी हम सीखते हैं। देखो अगर यही डायग्राम इसी में अगर हम इसको ऊपर की तरफ लेके जाना चाहें ऑब्जेक्ट को, ये अपने पास क्या है, ठीक है, ये एंगल अपने पास थीटा, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहां पे, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, अगर ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इसका मास m है, तो हमें पता है इसके नीचे की तरफ लगेगा mg और इधर लगेगा नॉर्मल n। अगर हम इसको ऊपर की तरफ खींच रहे हैं अप साइड में, तो हमें जो फोर्स की जरूरत होगी वो कितनी होगी, भाई नीचे जितना विरोध कर रहा है उसके बराबर फोर्स तो हमें लगाना ही पड़ेगा मिनिमम, भाई जो फोर्स अपोज हो रहा है उतना फोर्स तो हमें लगाना ही पड़ेगा मिनिमम। तो देखो नीचे अपोज कौन कौन से फोर्स हो रहे हैं, नीचे जो फोर्स की वैल्यू वो कौन कौन सी, देखो एक तो है एम जी साइन थीटा, यानी एम जी का जो कंपोनेंट है वो, एक ये इधर हो गया एम जी कोस थीटा, ठीक है, और दूसरा कौन सा लग रहा है इधर नीचे की तरफ, इधर नीचे की तरफ लग रहा है फ्रिक्शन फोर्स,
और वो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू अभी हमने निकाली थी, कितनी है, म्यू और एन। इसके बीच में जो म्यू की वैल्यू है वो म्यू मान लेते हैं, यानी रिफ्लेक्टिव वो फ्रिक्शन कांस्टेंट कोफिशिएंट जो है वो एफ। तो एफ की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास फ्रिक्शन फोर्स की, म्यू। एन की वैल्यू कितनी है, एम जी कोस थीटा, एम जी कोस थीटा, एम जी कोस थीटा। ऊपर चलने के लिए जितना विरोध कर रहा है फोर्स, उतना तो फोर्स हमें लगाना पड़ेगा। अगर उतना फोर्स हम लगाएं तो वो फोर्स जो होगा वो कितना होगा, एफ अप्लाइड फोर्स कितना होगा, यानी एम जी साइन थीटा, एक तो ये फोर्स है, प्लस म्यू एम जी कोस थीटा, म्यू एम जी कोस थीटा। यानी इतना फोर्स लगाएंगे तो पॉसिबिलिटी है कि ऑब्जेक्ट ऊपर चले, मिनिमम फोर्स है ये जो अभी हम फ्रिक्शन में देख के आए। अगर हम इसमें से फ्रिक्शन फोर्स की बात करें तो ये फोर्स निकाल लिया। अगर हमें इसमें एक्सेलरेशन देखना हो तो ये देखो एम ए, ये तो फोर्स निकाला हमने, ये तो किसकी वैल्यू हो गई, फोर्स की वैल्यू हो गई अपने पास, ये तो वैल्यू हो गई फोर्स की। अगर हमें निकालना हो इसका एक्सेलरेशन तो एम ए इक्वल टू, एम इसमें से कॉमन ले लूं, चलो जी भी कॉमन लेता हूं मैं इसमें, एम और जी कॉमन ले लिया तो क्या बचा अपने पास, साइन थीटा प्लस म्यू कोस थीटा, म्यू कोस थीटा। एम से एम काट दिया तो ए की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, जी इंटू साइन थीटा प्लस म्यू कोस थीटा, म्यू कोस थीटा। कुछ बात समझ में कि मिनिमम फोर्स कितना चाहिए अपने को, एम जी साइन थीटा प्लस फ्रिक्शन फोर्स के बराबर फोर्स यदि हम कम से कम लगाएंगे तो पॉसिबिलिटी है कि ऊपर चले, ये ऊपर चले। ये देखो एक क्वेश्चन है इस पे, ये वाला, ए ब्लॉक इज कीप एन इंक्लाइन प्लेन ऑफ इंक्लाइन एंगल थीटा, लेंथ एल है इंक्लाइन की, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट द बॉटम इंक्लाइंड एट कोफिशिएंट म्यू। ये कह रहा है कि बॉटम पे कितनी वेलोसिटी होगी इसकी। तो देखो इसको हम पहले तो इसका डायग्राम बनाते हैं समझने के लिए कि इस प्रकार से अपने पास एक, ये तो हॉरिजॉन्टल हो गया, इस प्रकार से एक एंगल थीटा बना के, ये एंगल थीटा बना दिया, ये एंगल हो गया थीटा। इस पे हमें एक ऑब्जेक्ट रखना है, ये हमने एक ऑब्जेक्ट रखा जो टॉप पे था, यहां पे था, ठीक है, टॉप पे था ये। मास कितना दे रखा है, चलो मास नहीं दे रखा तो हम मान लेते हैं एम मास। यहां पे इसमें फ्रिक्शन की वैल्यू थी वो म्यू, कोफिशिएंट फ्रिक्शन, और क्या है इसमें, हाँ, इसकी पूरी लेंथ यहां से लेकर के यहां तक की लेंथ कितनी है, एल है। हमें वेलोसिटी पूछी यहां पे v, इससे हमें पता चल गया कि इसको छोड़ा गया तो u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, फाइनल वेलोसिटी हमसे पूछी गई है, हमें जरूरत पड़ेगी म्यू ए की, एक्सेलरेशन की। फिर तो हम क्या निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि डिस्टेंस अपने पास है, वेलोसिटी निकालनी है और एक वेलोसिटी जीरो है अपने पास। इसका मतलब हम इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते हैं इस पे, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस में 2as की जगह मैंने लिख दिया l। हमें क्या किसकी जरूरत है, a की, जो अभी हमने निकालना सीखा है, ये तो अभी निकालना सीखा ना हमने। a की वैल्यू क्या है अपने पास, देखो अभी हमने निकाली है a की वैल्यू, कहां गई वो, a की वैल्यू अभी हमने निकाली है, अच्छा नीचे की तरफ आया ना, तो a की वैल्यू ये रही, जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कोस थीटा। अगर ये वैल्यू मैं वहां पे रख दूं a की जगह तो हमारा काम क्या हो जाएगा, थोड़ा आसान, ये तो हो गया था, ये रहा। अगर मैं यहां से a की वैल्यू निकालना चाहूं तो a की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, a इक्वल टू जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कोस थीटा। ये वैल्यू अभी हमने निकाली है। इसका मतलब ऐसा कोई ऑप्शन है तो वो तो रख लो, बाकी काट दो। देखो साइन प्लस नहीं, ये भी प्लस, ये भी नहीं, ये इसमें से माइनस, ये भी नहीं, तो ऑप्शन तो अपने को मिल गया, ऑप्शन तो हमारे को मिल गया। ये एक्सेलरेशन है, हमें पता है कि ये इनिशियल वेलोसिटी क्या है इसकी, जीरो, ऑप्शन तो हमें मिल गया, ये आंसर इसका। ये देखो ये क्या आ गया, जीरो, तो इसका मतलब ये वैल्यू कितनी है, अच्छा रूट भी है इस पे, है ना, ये ऑप्शन में ही गड़बड़ थी क्या,
इस पे क्या है, इन पे रूट भी है, यानी ये रूट है इस पे, सब पे, एक पे लगा रहा हूं मैं, है ना, बाकी सब पे रूट है इनके। ठीक है, तो यहां से वेलोसिटी निकाल लें, v इक्वल टू 2, ए की वैल्यू ये रही पूरी, l यानी g और l को मैं कॉमन ले लूं तो पूरा ये वैल्यू क्या आ जाएगा, साइन थीटा माइनस म्यू कोस थीटा का अंडर रूट। तो 2gl साइन थीटा माइनस म्यू कोस थीटा का अंडर रूट, ये आ गया आंसर इसका। क्लियर, समझ में? चलो अब देखिए एक लास्ट क्वेश्चन इसका, ये कौन सा है, हाँ ये देखिए, ए बॉडी ऑफ मास 10 kg इज लाइंग ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल इंक्लाइन प्लेन एट एन एंगल 30 डिग्री एट द हॉरिजॉन्टल एंड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.5, मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू पुल अप इन प्लेन। ऊपर की तरफ खींचने के लिए कितना फोर्स हमें लगाना पड़ेगा, तो अभी देखा आपने कितना फोर्स लगाना पड़ेगा कि जो एम जी नीचे की तरफ लग रहा है साइन थीटा वो, प्लस म्यू एम जी जो फ्रिक्शन फोर्स है कोस थीटा वाला वो, इतना ही लगाना पड़ेगा। अभी हमने निकाला, तो पूरा वापस सोल्व करने का तो कोई फायदा है नहीं, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूँ। यहाँ पे जो फोर्स लगाना, फोर्स ही पूछा है, तो एम की वैल्यू कितनी है इसमें, 10 kg, तो m और g को मैं बाहर निकाल लूँ 10 kg, g की वैल्यू हम 9.8 ले लेते हैं, 9.8, क्योंकि पॉइंट में मेरे को आंसर दिख रहे हैं, अगर 10 लेंगे तो अप्रोक्स आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और साइन 30 की वैल्यू 1/2 प्लस म्यू की वैल्यू है 0.5, g ले लिया हमने, m ले लिया बाहर, और ये cos 30 की वैल्यू √3/2, 1/2 भी बाहर ले लूँ, तो ये 5 × 9.8 1 प्लस 0.5 √3, इसको यदि हम कैलकुलेट करें तो यह आ जाएगा 40 4 45 9 49, ये क्या 1 प्लस 0.5 मल्टीप्लाई 1.7 लिख लें √3 की वैल्यू, तो ये 0.85 आ जाएगा। ठीक है, तो यह आ जाएगा 49 मल्टीप्लाई ये 1 प्लस 0.585, और इसको यदि हम सोल्व करें तो ये देखो 49 मल्टीप्लाई 1.85, तो अप्रोक्स 2 के मतलब दुगुना सा आ रहा है, दुगुने से थोड़ा सा कम है, तो दुगुने से थोड़ा सा कम देखो कौन सा है, दुगुना मतलब कितना हो गया, 49 का डबल लगभग 49 का कितना होगा 98, 98 से के आसपास कोई है, 98 के आसपास, 98 के आसपास, ये भी नहीं है 98 के आसपास, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो आंसर तो हमें मिल गया। अगर इसको हम सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 91.4 न्यूटन, 91.4 न्यूटन, 91.4 न्यूटन, यानी आ गया 91.4 न्यूटन। ठीक है, और देखते हैं, ये कौन सा क्वेश्चन है, हाँ ये 2 कॉन्सेप्ट पे और हैं, इसको देखते हैं अपन। ये कॉन्सेप्ट ये, इसको क्वेश्चन से समझ लेते हैं, वैसे तो कॉन्सेप्ट है, आगे हम और पढ़ेंगे इसको, लेकिन ये क्वेश्चन आ गया तो इसको हम यहीं समझ लेते हैं। ये कह रहा है कि एक यूनिफॉर्म रूफ ऑफ लेंथ है L लाई ऑन ए टेबल, मतलब एक टेबल है जिसपे एक रस्सी है इस प्रकार की, ऐसे मान लो ये लटकी हुई रस्सी है, ठीक है, ये रस्सी है, इसकी लेंथ है मैक्सिमम ये L1 है। इसका सीन क्या वो समझिए कि ये टेबल है, इस पे एक रस्सी लटकी हुई है, तो कितना पार्ट इसका हम नीचे लटका दें ताकि ये रस्सी नीचे ना गिरे, मतलब ये होगा इसके बीच में जो फ्रिक्शन जनरेट होगा वो इसके वेट को यदि बैलेंस कर दे तो ये रस्सी गिरेगी नहीं समझे। देखो अगर ये वाला वेट जो है mg, इसको इसके बीच में लगने वाला फ्रिक्शन यदि इसको क्या कर दे, बैलेंस कर दे, तो ये रस्सी नीचे नहीं गिरेगी। इसका मतलब हमारे को क्या देखना है कि ये फ्रिक्शन फोर्स इसके mg से बड़ा होना चाहिए, तब तक ये रस्सी नहीं गिरेगी, इक्वल हो जाए तो भी रेस्ट में रहेगी। ये हम अंतिम कंडीशन मानते हैं, लास्ट वाली कंडीशन मानते हैं कि लास्ट में उससे ज्यादा हो गया तो फिर नीचे गिरेगी। तो ये जो रस्सी है
ये नीचे ना गिरे, इसकी लेंथ हमने मान ली कि L1 है, इक्वेशन में भी दे रखी है कि L1 पार्ट है, और टोटल लेंथ इसकी रस्सी की जो है वो L है ना, यानी टोटल लेंथ है वो L है, और इसका जो मास है वो मान लेते हैं M है। तो पर यूनिट लेंथ का मास कितना हो जाएगा, M/L हो जाएगा। अगर इसमें से लटका हुआ पार्ट L1 है तो इसको हम क्या लिखेंगे, L1 × M/L, यानी L1 पार्ट का जो मास है वो कितना हो जाएगा, L1 × M/L, और बचा हुआ पार्ट कितना बच गया, L - L1, तो इसका भी कितना हो जाएगा, M/L। ठीक है, फ्रिक्शन दे रखा है क्या इसके बीच में, हाँ म्यू है इसके बीच की जो फ्रिक्शन कांस्टेंट है वो म्यू है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस वाले रस्सी जो ये वाले पार्ट है ना, इसमें जितना फ्रिक्शन जनरेट हुआ उतना ही नीचे वाली जो रस्सी है L1 उसमें mg लग रहा होगा, तब तक तो ये गिरेगी नहीं। अगर इससे इसमें अनबैलेंसिंग हुई तो गिर जाएगी। अनबैलेंसिंग का मतलब फ्रिक्शन ज्यादा है तो चलेगा, तब तो ज्यादा सेफ है, लेकिन अगर mg ज्यादा हो गया तो फिर ये नीचे गिरेगी। तो लास्ट कंडीशन क्या आती है अपने पास कि फ्रिक्शन फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स वो किसके बराबर हो जाए, mg के। mg किसका, L1 वाली का। तो इसको हम ऐसे लिख दें कि फ्रिक्शन तो इसका कितना, म्यू, m की वैल्यू ये रही L - L1 M/L इक्वल इंटू जी भी है इसके साथ, तो जी मैं इधर लिख देता हूँ। अगले वाले में g और m की वैल्यू कितनी है, M/L × L1, यानी M/L g और g। अब हमारे पास जो वैल्यू बची है वो बची है म्यू L - L1 इक्वल टू L1, यही रही ना। हाँ तो देखो, अगर मैं इसको लिख दूं म्यू L - म्यू L1 इक्वल टू L1, अगर इसको मैं सोल्व करूं तो म्यू L इक्वल टू L1 1 प्लस म्यू आ जाएगा क्या, इधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो यहां से हमारे को निकालनी क्या है, L1 की वैल्यू। तो देखो म्यू L/1 प्लस म्यू इक्वल टू L1, ये कॉन्सेप्ट भी हो गई, ये क्वेश्चन भी हो गया अपना। यानी कॉन्सेप्ट से भी हम इसी प्रकार से इसको सोल्व करते, जो हमने क्वेश्चन मान के कर लिया तो थोड़ा इजी हो गया है। म्यू L/1 प्लस म्यू इक्वल टू, यानी इतनी लेंथ की रस्सी हम नीचे लटका दें या इससे कम लेंथ की, यानी ये मैक्सिमम है, इससे कम या इसके इक्वल लेंथ की अगर रस्सी हम नीचे लटकाएंगे तो वो रस्सी गिरेगी, इससे ज्यादा लटकाते वो नीचे गिर जाएगी। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी अपना हो गया। तो कुल मिला के हमने पूरे क्वेश्चन किए। एक और देख लो, ये लास्ट क्वेश्चन अपना। ये क्या कह रहा है, टू मास ए और बी, ए तो चलो ये रस्सी जुड़ी हुई है इससे, जिसको मैं ऐसे, ये लो रस्सी है, ये पुली है, इससे ये रस्सी इसके साथ अटैच। ये क्या कह रहा है कि ए ऑब्जेक्ट, ये तो है 10 kg का और ये है 5 kg का और ये है m kg का, जो हमें फाइंड करना है। कनेक्टिंग द स्ट्रिंग पासिंग थ्रू फ्रिक्शन लेस है पुली, मतलब यहाँ पे ये पुली जो है वो फ्रिक्शन लेस है। ये जो पुली है अपने पास ये क्या है, फ्रिक्शन लेस है। कॉर्नर इन द टेबल, ठीक है, टेबल के कॉर्नर पे फिक्स की हुई है। स्टैटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू है इसके बीच में ये वाली जो म्यू की वैल्यू है वो कितनी बताइए इसमें, 0.2। द मिनिमम मास ऑफ सी प्लेस इन द ए प्रेजेंट इन फ्रॉम द मूविंग इज, ये कह रहे हैं, यानी हमसे पूछ रहे हैं कि सी की वैल्यू क्या हो ताकि ये रेस्ट में ही रहे। मिनिमम मास क्या हो ताकि ये मूविंग ना करे, है ना। ठीक है, इसमें लैंग्वेज में ये क्या, फ्रॉम मूविंग इज मास इज, हाँ ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ये रहा, ठीक है, टेबल इन सो, ठीक है, ठीक। ये कह रहा है कि ये मास जो है वो उस मास की वैल्यू क्या हो ताकि ये मूवमेंट ना करे, मूविंग ना करे, मूवमेंट ना करे। तो देखिए कब तक नहीं करेगा, जब यहां पे लगने वाला जो फ्रिक्शन है वो इस ऑब्जेक्ट के वेट को बैलेंस कर दे, तब तक ये रेस्ट में रहेंगे। भाई जब तक ये फोर्स बढ़ेगा नहीं इसके फ्रिक्शन फोर्स से, तब तक ये रेस्ट में रहेंगे। ये ऐसे पूछ रहा है कि जैसे ही वो इतना फोर्स ताकि ये रेस्ट में रह सके, उसके बाद क्या हो जाए, मोशन में आ जाए।
यानी उससे कम अगर वो मास यहाँ पे रखेंगे तो क्या करेंगे, मोमेंट करेंगे, तो वो मास की वैल्यू हमारे को फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे, देखिए ये चीज़ हमने यहाँ से ये फील किया कि इसमें जो वेट लगेगा mg, अगर उसको कोई बैलेंस कर दे, और वो बैलेंस करने की पावर इसके पास केवल और केवल फ्रिक्शन के पास है, और तो कोई है नहीं अपने पास कोई ऑप्शन। तो देखो अगर ये फ्रिक्शन फोर्स जो है वो mg के इक्वल हो जाए, कौन सा mg, ये b वाला mg, किसका, a और c का, a और c का। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, म्यू मास ऑफ a प्लस मास ऑफ c, म्यू मास ऑफ a प्लस मास ऑफ c इक्वल मास ऑफ b इंटू जी। चलो वैल्यू सबके रख देते हैं। देखो म्यू की वैल्यू है 0.2, म्यू की वैल्यू है 0.2, 10 प्लस मास ऑफ सी ऑब्जेक्ट, सी ऑब्जेक्ट का मास है जो हमें फाइंड करना है, मास ऑफ बी यानी 5 kg और मल्टीप्लाई जी, ओ जी इसमें भी था, ये लो जी, तो ये जी से तो जी यही काट देता हूं ताकि ये जी का मामला ही निपट जाए यहां से, ठीक है। इसको हम सोल्व करते हैं तो देखो 10 प्लस एम सी इक्वल टू 50/2, पॉइंट था ना, पॉइंट का 0 ऊपर लिख दिया, तो ये कितना आ गया 25, यानी यहां से क्या आ गया, एम सी की वैल्यू आ गई 25 माइनस 10 इक्वल टू 50 kg। यानी जब हम 15 kg का यानी 15 kg का ऑब्जेक्ट या इससे बड़ा ऑब्जेक्ट रखेंगे तब तो ये मोमेंट नहीं करेगा, लेकिन 15 से अगर हम छोटा रख लिया तो फिर ये चलेगा और ये ऑब्जेक्ट इसमें यानी मोमेंट करेगा, यानी मूव करेगा। ये ऑब्जेक्ट कब तक मूव नहीं करेगा, जब तक इसमें 15 या 15 kg से बड़ा ऑब्जेक्ट यदि हम ऑब्जेक्ट ए पे रख लें तो ये चलेगा नहीं, गिरेगा भी नहीं, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट आ गया, मास आ गया अपने पास, ऑब्जेक्ट सी का जो मास है वो कितना होना चाहिए 15 kg। तब तो क्या रहेगा, वो रेस्ट में रहेगा, वरना फिर वो गिर जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के अपन ने फ्रिक्शन के बारे में बात की। कुछ थोड़ा सा पार्ट और बचा है फ्रिक्शन का, वो है एक हॉरिजॉन्टल, उसके लिए हॉरिजॉन्टल ये सॉरी वर्टिकल दीवार है, उस पे कोई ऑब्जेक्ट को हम चिपका रहे हैं। जैसे मान लीजिए पेन है, इसको मैं इस बोर्ड पे ऐसे लगा के चिपका रहा हूँ, तो इसके हॉरिजॉन्टल हमें फोर्स लगाना पड़ा ताकि ये फ्रिक्शन जनरेट करके क्या करें, इसको रोक के रखें। तो वो वाले जो कॉन्सेप्ट है वो भी हम पढ़ेंगे अगली क्लास में, ठीक है। वैसे तो इसमें है एक क्वेश्चन, हाँ वो पढ़ेंगे हम अगली क्लास में। एक क्वेश्चन ये कौन सा रह गया, अच्छा ये तो आप कर दोगे। ए व्हीकल ऑफ मास m इज मूविंग ऑन ए रफ सरफेस रोड विथ ए मोमेंटम p इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड रोड इज म्यू, स्टॉप डिस्टेंस। अच्छा देखो ये एक हमारे पास एक गाड़ी है, ठीक है, ऐसे ये रोड है, इस गाड़ी और रोड, जो गाड़ी के टायर और रोड जो है उसके बीच में जो फ्रिक्शन की वैल्यू वो कितनी बताई है अपने को, दी क्या, अच्छा म्यू दिया, यानी फ्रिक्शन कांस्टेंट क्या अपने पास म्यू है। इसका मोमेंटम दे रखा अपने को p, मोमेंटम क्या दे रखा है p दे रखा है। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस पूछिए, मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी अपने को मिल जाए, फाइनल वेलोसिटी तो रुक गया तो क्या आ गई 0। इनिशियल वेलोसिटी हम निकाल सकते हैं आराम से। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, तो देखो इनिशियल वेलोसिटी वो होगी जो इसके पास मोमेंटम आया, तो मोमेंटम p इक्वल टू क्या होता है mv होता है ना, mu मान ले इसको इनिशियल। तो देखो ये p बाई m इक्वल टू u हो गया, नहीं हो गया, मतलब हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी भी आ गई, फाइनल वेलोसिटी भी है, एक्सेलरेशन हमें पता ही होता है इसका फ्रिक्शन में कितना लगेगा। तो देखो इनिशियल वेलोसिटी आ गई अपने पास p बाई m, फाइनल वेलोसिटी स्टॉप हो जाएगा तो 0। एक्सेलरेशन हमें को पता है कि म्यू जी होता है, रिटार्डेशन का होता है, माइनस का होता है, वो अपन साइन लेके चलेंगे माइनस मी, ठीक है। और क्या बच गया, और म्यू की वैल्यू है ये अपने पास, इसका मतलब हम इक्वेशन ऑफ मोशन से निकाल सकते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सा, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दूं, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस में 2as। तो देखो ये तो हो गया 0, अरे 0 नहीं हुआ, इनिशियल तो है,
फाइनल जीरो हो गया। वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस में 2as, 2as। यहां से देखो ये तो हो गया जीरो, क्योंकि लास्ट में जाके स्टॉप हो गई, रुक गई तो जीरो। इसको मैं लिखूं यू स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2as, लिख सकता हूं। यहां से वैल्यू रखो, देखो u की वैल्यू है तो p स्क्वायर बाई एम स्क्वायर। भाई u की वैल्यू है p बाई एम, तो p स्क्वायर की वैल्यू, उसकी u स्क्वायर की वैल्यू लिखना हो तो p स्क्वायर बाई एम स्क्वायर इक्वल माइनस, अच्छा इक्वल आ गया तो माइनस ये है 2, और ये माइनस का आ गया माइनस म्यू और g, और s की वैल्यू हमें फाइंड करनी। कुछ कट रहा क्या? नहीं कट रहा। तो चलो देखो इसको, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी ये वैल्यू अपने पास आ गई p स्क्वायर बाई एम स्क्वायर इक्वल 2 म्यू g और s। तो s निकालना, इसको इधर भेज दो, तो p स्क्वायर बाई 2 एम स्क्वायर म्यू और g इक्वल टू क्या आ गया? s आ गया। p स्क्वायर बाई 2 एम स्क्वायर म्यू बाई जी, यानी ये वैल्यू अपने पास किसकी आ गई? डिस्टेंस की आ गई, पी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर। देखो ये तो इसमें तो पी स्क्वायर है ही नहीं दोनों में, तो पी स्क्वायर इसमें एम स्क्वायर नहीं है, तो मतलब ऑप्शन हो गया फोर्थ। ऑप्शन कौन सा हो गया? फोर्थ। ऑप्शन को भी ध्यान से देखना होता है। अगर ऑप्शन को हम ध्यान से नहीं देखेंगे तो फिर हमने क्वेश्चन करने के बाद भी आंसर गलत लिखेंगे, जिसका हमारे को कोई फायदा नहीं होगा, और जब फायदा नहीं होगा तो फिर पढ़ने का भी क्या फायदा होगा। ठीक है, तो आज की जो हमारी क्लास थी वो कंप्लीट हुई। अगले वाली क्लास में हम फ्रिक्शन के बारे में और पढ़ेंगे, और का मतलब कि उसकी कुछ कॉन्सेप्ट और हैं, जैसे एक वर्टिकली दीवार के, जो मैंने अभी आपके साथ चर्चा की वो वाली कॉन्सेप्ट। हाँ, तो आज की जो क्लास थी वो अपनी कंप्लीट हुई। आज जो हमने पढ़ा, आई होप कि आपको समझ आया होगा और आप फ्रिक्शन फोर्स को बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे, और आपकी जो थिंकिंग थी यानी इमेजिनेशन थी वो भी कुछ इम्प्रूवमेंट हुई होगी फ्रिक्शन के लिए, कि फ्रिक्शन किस प्रकार से लगता है, फ्रिक्शन में हम किस चीज़ का हमें ध्यान रखना है, वो वाली बातें हमने पूरी की आज के लिए। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू, बाय।